गुड मॉर्निंग। कैसे हैं आप लोग? होप सब बहुत अच्छे होंगे। और अब आपने अपनी तैयारी भी अच्छे स्टार्ट कर दी होगी। सर एक बात बताओ, आपने हमें गुड मॉर्निंग बोला है, आपको क्या पता कि हम जो एक क्लास देख रहे हैं, मॉर्निंग में देख रहे हैं, आफ्टरनून में देख रहे हैं, इवनिंग में देख रहे हैं या लेट नाइट देख रहे हैं। मैं बता दूं मेरे प्यारे प्यारे बच्चों, एक तो ये जो क्लास है मैं मॉर्निंग में रिकॉर्ड कर रहा हूं, एक बात। दूसरी बात, मैं आप लोगों को हाईली रिकमेंड करूंगा, हाईली रिकमेंडेशन है आप लोगों के लिए कि आपको ना अकाउंट की क्लास मॉर्निंग में देखनी चाहिए। जो भी आपकी मॉर्निंग का टाइम है, जब भी आप उठते हैं, 1 घंटे के बाद बैठ जाइए उठने के बाद, ठीक है, और कंप्लीट क्लास एक साथ देखिए। उसके बाद जैसे क्लास खत्म होती है, मैंने आपको बताया था लास्ट क्लास में आप क्या करेंगे, जो भी मैंने आपको क्लास में कराया उसे आप रिवाइज करेंगे। बिल्कुल ठीक है सर। उसके बाद अगर मैं आपको होमवर्क के क्वेश्चन देता हूं तो आप होमवर्क के क्वेश्चन करेंगे। तो आपने क्या करना, इस पैटर्न को रेगुलर बेस पे फॉलो करना है। मैं इनिशियली कुछ क्लासों में आपको बड़ा मोटिवेट करूंगा इस बात के लिए कि आप जो क्लास देखेंगे ना, आप रेगुलरली देखेंगे। एक दिन में एक क्लास देखेंगे और उसका एक फिक्स टाइम कर लेंगे। अकाउंट का टाइम आपका मॉर्निंग का हो गया, और ऐसे आप एक सब्जेक्ट का टाइम आफ्टरनून में और एक सब्जेक्ट का टाइम इवनिंग में। अगर आप 3 सब्जेक्ट ले रहे हैं, 2 सब्जेक्ट ले रहे हैं या ज्यादा सब्जेक्ट ले रहे हैं, अकॉर्डिंगली आप मैनेज कर लेना। लेकिन अकाउंट की क्लास आप क्या करें, डेली मॉर्निंग में देखेंगे। ठीक जी सर। आइए आज की क्लास स्टार्ट करते हैं। और जैसे मैंने आपको बताया था कि जो अपनी क्लास का पैटर्न रहेगा, स्टार्टिंग में मैं क्या करूंगा, सर आप आते हैं ना 5 से 10 मिनट की थ्योरी लिखवाओगे। बिल्कुल ठीक है। AS7 के अंदर मैंने आपको 4 पॉइंट लिखवा दिए थे। पॉइंट नंबर 5 लिख, कैलकुलेशन ऑफ कैलकुलेशन ऑफ कॉन्ट्रैक्ट प्राइस ओब्लिक टोटल कॉन्ट्रैक्ट रेवेन्यू। एक बात तो मैं आपको बताता हूं बेटा, जो इनिशियली मैं 5 से 10 मिनट आपको थ्योरी लिखवाऊंगा ना, उसमें मैं जो भी बात लिखवाऊंगा उसको एक्सप्लेन नहीं करूंगा, क्योंकि जो मैं ये कॉन्सेप्ट लिखवा रहा हूं ये काफी डिटेल कॉन्सेप्ट है, इसे हम तसल्ली से डिस्कस करेंगे। इसलिए आप क्या करेंगे, सिर्फ लिखेंगे अभी। ठीक है जी सर। पर्टिकुलर्स अमाउंट, सबसे पहले आएगा इनिशियल कॉन्ट्रैक्ट प्राइस। क्या आएगा, इनिशियल कॉन्ट्रैक्ट प्राइस प्लस आएगा क्लेम्स, प्लस आएगा आपका वेरिएशंस इन वर्क, प्लस आएगा आपका इंसेंटिव, प्लस आएगा आपका एस्केलेशन क्लोज। टोटल अमाउंट आ गया। अब आपने क्या करना, क्लेम पे, वेरिएशन इन वर्क पे, इंसेंटिव पे, एस्केलेशन क्लोज पे आपने स्टार लगाना। ठीक, और स्टार लगा के लिखेंगे revenue on these items shall be recognized only when it is probable that only when it is probable that these will be
these will लिखो, these will result in revenue, results in revenue, ब्रैकेट में लिखेंगे, means there should be certainty of collection and consideration. And are capable of being measured reliably. चलिए, कितने पॉइंट हो गए अपने? सर अपने हो गए 5 पॉइंट. पॉइंट नंबर 6 लिखेंगे, कैलकुलेशन ऑफ कॉन्ट्रैक्ट कॉस्ट. कैलकुलेशन ऑफ कॉन्ट्रैक्ट कॉस्ट लिखेंगे. इट इंक्लूड्स पर्टिकुलर अमाउंट. ठीक, डायरेक्ट कॉस्ट. ठीक है जी सर. फॉर एग्जाम्पल, डायरेक्ट मटेरियल कॉस्ट, कोमा, डायरेक्ट लेबर कॉस्ट, एंड डायरेक्ट ओवरहेड कॉस्ट. प्लस आएगा एलोकेबल ऑब्लिक एट्रीब्यूटेबल कॉस्ट. प्लस आएगा अदर कॉस्ट. प्लस क्या आएगा? अदर कॉस्ट. स्क्रीन बड़ी कर देता हूं. अदर कॉस्ट that are chargeable to the customer under the terms of contract. Under the terms of contract. नोट लिखें. Contract cost does not include
स्क्रीन बड़ी कर दूं, लिखेंगे कॉन्ट्रैक्ट कॉस्ट डज नॉट इंक्लूड, फर्स्ट आएगा आपका एडमिनिस्ट्रेटिव एंड जर्नल एक्सपेंसेस, एडमिनिस्ट्रेटिव एंड जर्नल एक्सपेंसेस। सेलिंग एंड डिस्ट्रीब्यूशन एक्सपेंसेस, थर्ड आएगा एबनॉर्मल लॉस एक्सेप्ट which is reimbursed by contract, which is reimbursed by contracting। सर एक बार और लाइन रीड कर दो, एबनॉर्मल लॉस एक्सेप्ट विच इज रिइंबर्स्ड बाय कॉन्ट्रैक्टिंग। फोर्थ आएगा डेप्रिसिएशन ऑन आइडल मशीन ऑब्लिक असेट। हाँ जी, जल्दी लिखें, आज की थ्योरी खत्म, मतलब स्टार्टिंग की थ्योरी खत्म। आइए अब एक बार लास्ट क्लास को रिवाइज करते हैं। कॉपी किताब प्लीज बंद कर देंगे। सर हमने कॉपी किताब बंद कर दी, आप भी बंद कर दीजिए कॉपी, क्लोज। मैंने कॉपी बंद कर दी। देखिए सबसे पहले मैंने डिस्कस किया था कि क्या, सबसे पहले हमने क्या डिस्कस किया था कि क्या अकाउंट के ऊपर कोई लो है? नहीं। क्यों लो नहीं है? क्योंकि अगर अकाउंट के ऊपर कोई लो आएगा तो लो हमेशा रिजिड नेचर का होता है, जबकि अकाउंट हमेशा प्रिंसिपल बेस बनते हैं। ठीक, मैंने आपको बेस्ट एग्जांपल दिया था कि अगर मान लो लो आ गया अकाउंट के ऊपर ना, ठीक है, तो उस केस में क्या होगा सर, लो कहेगा कि आप इस पर्टिकुलर एसेट को इतने ईयर में डेप्रिशिएट करो, जबकि अगर आप प्रिंसिपली देखेंगे साहब तो असेट को उसकी इकोनॉमिक लाइफ के हिसाब से डेप्रिशिएट नहीं करना चाहिए, बल्कि कैसे करना चाहिए, उसकी यूजफुल लाइफ के हिसाब से। ठीक, अब अगर अकाउंट के ऊपर कोई लो नहीं है तो सबसे बड़ा चैलेंज क्या आएगा सर? चैलेंज आएगा कि जो फाइनेंशियल स्टेटमेंट आएंगी कंपनियों की सर, वो सिमिलर वे से बन के नहीं आएंगी, और जब वो सिमिलर वे से नहीं बन के आएंगी तो सर वो आपस में कंपैरेबल नहीं होगी। एक व्यक्ति, एक पर्सन, एक एंटिटी अगर किसी कंपनी में इन्वेस्टमेंट करना चाहता है, मान लो एक इंडस्ट्री में उसके पास 1000 कंपनियां हैं, अब वो 1000 कंपनियों का डेटा अगर कंपैरिजन करेगा, और अगर हर कंपनी ने अपनी फाइनेंशियल स्टेटमेंट, अपनी बुक्स ऑफ अकाउंट अलग अलग बेस पे बना रखी होंगी, तो सर वो उसका कंपैरिजन नहीं कर पाएगा। तो कंपैरेबल करने के लिए क्या करना पड़ेगा सर? कंपैरेबल करने के लिए क्या करना पड़ेगा साहब? उससे ना उन फाइनेंशियल स्टेटमेंट को सेम बेस पे बनाना पड़ेगा। वो तो नहीं बनाएगा, मतलब एंटिटी बनाएंगे। ठीक, इसलिए सर सबसे बड़ा चैलेंज ये था कि अगर लो लेके आएंगे तो रिजिड नेचर का हो जाएगा, अगर सर लो नहीं लेके आएंगे तो सिमिलरिटी नहीं आएंगी, डेटा एनालिटिकल प्रॉपर नहीं हो पाएगा, कंपनियों की फाइनेंशियल स्टेटमेंट का प्रॉपर कंपैरिजन नहीं हो पाएगा। अब इनके एक बीच का रास्ता निकाला गया, और वो रास्ता क्या निकला कि हम क्या करते हैं, अकाउंट के कुछ प्रिंसिपल ले आते हैं, और उन प्रिंसिपल को हम प्यार से क्या बोलते हैं साहब? उन्हें हम बोलते हैं अकाउंटिंग स्टैंडर्ड। ठीक,
अकाउंटिंग स्टैंडर्ड से सर क्या होता है, आपका सिमिलरिटी आ जाती है, फाइनेंशियल स्टेटमेंट कंपेरेबल हो जाती है, ठीक है। सिंपल भाषा में बात करें साहब तो आपने क्या करना है, अकाउंटिंग स्टैंडर्ड को फॉलो करना है, और अकाउंटिंग स्टैंडर्ड सर आपको गाइडेंस देते हैं कि आप अपनी बुक्स ऑफ अकाउंट में किसी भी आइटम को रिकॉर्ड करेंगे या नहीं करेंगे। अगर रिकॉर्ड करेंगे तो कितनी वैल्यू पे रिकॉर्ड करेंगे, अगर आप उसे वैल्यू पे रिकॉर्ड करते साहब तो उसे प्रेजेंट कैसे करेंगे, उसे डिस्क्लोज कैसे करेंगे, ठीक। कुछ अकाउंटिंग स्टैंडर्ड सर आपके एंटिटी बेस्ड होते हैं, कुछ अकाउंटिंग स्टैंडर्ड सर आपके जो है वो आपके सर आइटम बेस्ड होते हैं। इसका मैं एक एग्जांपल दे दूं? हाँ जी सर, हालांकि ये बात मैंने लास्ट क्लास में नहीं बताई थी, क्योंकि कुछ बातें सर ऐसी हैं जो मैं आपको डिटेल में बताऊंगा कब, जब हम लोग इंट्रोडक्शन ऑफ एएस इंड एएस का टॉपिक पढ़ेंगे, ठीक है। और जनरली मैं उस टॉपिक को सबसे लास्ट में कराता हूं, क्योंकि जो भी मैं उसमें एग्जाम्पल दूंगा ना वो एक रिस्पेक्टिव एएस का दूंगा, और आप सारे एएस पढ़ चुके होंगे, ठीक है। अब मेरी बात सुनना ध्यान से ना, एएस 10 कहता है प्रॉपर्टी प्लांट एंड इक्विपमेंट का ट्रीटमेंट कैसे करेंगे। अब अगर कोई भी एंटिटी, कोई भी बिजनेस, कोई भी कंपनी क्या करती है, किसी प्रॉपर्टी प्लांट एंड इक्विपमेंट को एक्वायर करती है तो उसके ऊपर एएस 10 लग जाएगा, ठीक है जी सर। कुछ होते हैं एंटिटी बेस। एंटिटी बेस कैसे, कंपनी को अपनी अर्निंग पर शेयर कैलकुलेट करनी पड़ेगी, डिस्क्लोज करनी पड़ेगी, ठीक है जी सर। जैसे आपका अगर मैं बात करूं कॉन्ट्रैक्टर की रिवेन्यू, अब ये अगर कॉन्ट्रैक्टर होगा तो AS7 लगेगा, अगर कॉन्ट्रैक्टर नहीं होगा तो AS7 नहीं लगेगा, ठीक है जी सर। चलिए आगे बढ़ते हैं। इसके बाद हमने AS7 स्टार्ट कर दिया था, अब मेरे साथ साथ कुछ बातें बोलेंगे। AS7 किसके ऊपर एप्लीकेबल होता है सर? AS7 का पहले नाम बताओ आप। मैंने कहा कंस्ट्रक्शन कॉन्ट्रैक्ट, ठीक। AS7 किसके ऊपर एप्लीकेबल होता है सर? ये एप्लीकेबल होता है सर कॉन्ट्रैक्टर के ऊपर, ठीक है। कॉन्ट्रैक्टर को सर ये गाइडेंस देता है, प्रिंसिपल देता है, जिसके तहत क्या होता है, कॉन्ट्रैक्टर अपनी रिवेन्यू को रिकॉर्ड करता है, ठीक जी सर। क्या सर्विस कॉन्ट्रैक्ट कंस्ट्रक्शन कॉन्ट्रैक्ट माना जाएगा? नहीं सर, सर्विस कॉन्ट्रैक्ट कंस्ट्रक्शन कॉन्ट्रैक्ट नहीं है सर, सर्विस कॉन्ट्रैक्ट के ऊपर AS9 लगेगा, बिल्कुल ठीक है सर। आगे बढ़ते हैं सर। आपका अगर कोई भी कॉन्ट्रैक्ट होता है कंस्ट्रक्शन का तो उसमें क्या क्या आएगा सर? उसमें कंस्ट्रक्शन ऑफ असेट आएगा, डीकंस्ट्रक्शन या डिस्ट्रक्शन ऑफ असेट आएगा, फिर उसमें कंप्लीशन ऑफ असेट आएगा। सिंपल भाषा में सर घर बसाना मतलब बिल्डिंग बनानी, घर उजाड़ना मतलब बिल्डिंग को तोड़ना, सर घर को कंप्लीट करना मतलब सर तुझ में रब दिखता है, मतलब कंप्लीट करना काम को, ठीक है जी सर। असेट को कंप्लीट करना, ठीक, ये सब उसके अंदर इंक्लूड हो जाएगा। सिंगल सेट आएगी, ग्रुप ऑफ सेट आएगी सर, सिंगल सेट भी आ जाएगी और ग्रुप ऑफ सेट भी आ जाएगी, ठीक। अच्छा, अगर सर्विस है इन रिलेशन टू कंस्ट्रक्शन कॉन्ट्रैक्ट तो सर वो भी AS7 में ही कवर हो जाएगी, ठीक जी सर। कॉन्ट्रैक्ट आपके दो टाइप के होते हैं, एक होता है फिक्स प्राइस कॉन्ट्रैक्ट और एक होता है आपका कॉस्ट प्लस कॉन्ट्रैक्ट। फिक्स प्राइस कॉन्ट्रैक्ट का मतलब है सर जहां पे कॉन्ट्रैक्ट का अमाउंट फिक्स होता है, कॉन्ट्रैक्ट का अमाउंट क्या होता है, फिक्स होता है। और कॉन्ट्रैक्ट का अमाउंट सर क्या होता है, फिक्स होता है, लमसम होता है, ठीक। कॉस्ट प्लस कॉन्ट्रैक्ट का मतलब क्या है? कॉस्ट प्लस कॉन्ट्रैक्ट का मतलब होता है साहब जो कॉन्ट्रैक्टर है वो चार्ज करेगा उतना अमाउंट जितनी इसने कॉस्ट इनकर की है प्लस एक परसेंटेज ऑफ मार्जिन, परसेंटेज ऑफ प्रॉफिट, ठीक। तो आपका क्या बन जाएगा, कॉस्ट प्लस कॉन्ट्रैक्ट बन जाएगा, ठीक। अब अगला हमने कॉन्सेप्ट डिस्कस किया था कैलकुलेशन ऑफ कॉन्ट्रैक्ट रिवेन्यू, कि कॉन्ट्रैक्ट रिवेन्यू हम कैसे कैलकुलेट करेंगे, प्रॉफिट और लॉस ऑन कॉन्ट्रैक्ट कैसे कैलकुलेट करेंगे, ठीक है। इसके लिए मैंने कुछ स्टेप डिस्कस किए थे। पहला स्टेप क्या था सर, कैलकुलेट परसेंटेज ऑफ कंप्लीशन, ठीक है। परसेंटेज ऑफ कंप्लीशन कैसे निकलेगा, इसके लिए तीन मेथड थे। पहला मेथड कौन सा था, कॉस्ट मेथड। क्या कहता है, कॉस्ट इनकर्ड अप टू डेट, बोलो मेरे साथ साथ, कॉस्ट इनकर्ड अप टू डेट, बिल्कुल ठीक है, डिवाइड बाय टोटल एस्टिमेटेड कॉस्ट इनटू 100, ठीक। तो आपका परसेंटेज ऑफ कंप्लीशन निकल के आ जाएगा, बिल्कुल ठीक है सर। अब नेक्स्ट सर, लेबर आवर मेथड क्या कहता है, कितने लेबर आवर आपने इन्वेस्ट किए, कितने सर कॉन्ट्रैक्ट के ऊपर टोटल एस्टिमेटेड लेबर आवर लगेंगे इनटू 100, सर आपका परसेंटेज ऑफ कंप्लीशन निकल के आ जाएगा, ठीक। इसके बाद सर हमने डिस्कस किया था कि कुछ कॉन्ट्रैक्ट ऐसे होते हैं जहां पे आपका सर कॉस्ट मेथड या आपका लेबर आवर मेथड सर प्रॉपर काम नहीं कर पाते, एप्रोप्रिएट रिजल्ट नहीं दे पाते, तो उस केस में इंजीनियर बाबू क्या करेगा सर, टेक्निकल रिपोर्ट देगा जिसमें सर वो परसेंटेज ऑफ कंप्लीशन कैलकुलेट करके देगा, ठीक। सबसे आसान एग्जाम में यही होता है क्योंकि ये परसेंटेज आपको क्वेश्चन में दी मिलेगी, ठीक। आगे बढ़ते हैं सर। अब हम क्या करेंगे सर, कॉन्ट्रैक्ट प्राइस से परसेंटेज ऑफ कंप्लीशन को मल्टीप्लाई कर देंगे, क्या निकल के आ जाएगा, कॉन्ट्रैक्ट रिवेन्यू निकल के आ जाएगा, ठीक है।
अब जो कॉन्ट्रैक्ट रिवेन्यू निकल के आएगी, क्या वो कॉन्ट्रैक्ट रिवेन्यू करंट ईयर की होगी, आज तक की होगी? सर वो कॉन्ट्रैक्ट रिवेन्यू हमारी आज तक की होगी। फिर से मेरी बात सुनना ध्यान से, जो कॉन्ट्रैक्ट रिवेन्यू आएगी क्या वो करंट ईयर की होगी, आज तक की होगी? सर वो हमारी आज तक की नहीं सर, आज तक की होगी। हाँ, करंट ईयर की नहीं होगी, क्योंकि हम क्यूमुलेटिव परसेंटेज ऑफ कंप्लीशन निकालते हैं। ठीक, उसमें से क्या माइनस करेंगे सर? कॉन्ट्रैक्ट कॉस्ट माइनस करेंगे, क्या निकल के आ जाएगा सर? प्रॉफिट और लॉस ऑन कॉन्ट्रैक्ट निकल के आ जाएगा। वो प्रॉफिट और लॉस सर आज तक का होगा। हम लोग क्या करेंगे उसमें से सर जो प्रॉफिट और लॉस हमने ऑलरेडी रिकॉग्नाइज कर रखा उसे माइनस कर देंगे, डिफरेंस अपना करंट ईयर का प्रॉफिट और लॉस आ जाएगा। ठीक बेटा, देखिए जैसे लास्ट क्लास खत्म हुई, क्लास के दौरान मैंने रिवाइज करा दिया था। जी सर। क्लास खत्म होते आपने रिवाइज कर लिया होगा। जी सर। आपने कम से कम एक क्वेश्चन भी सोल्व करके देखा होगा, पक्का पक्का सर। और अगली क्लास में आने से पहले फिर से आपने क्या किया होगा, रिवाइज किया होगा। और अब मैंने रिवाइज करा दिया, सारा याद हो गया। और हाँ, आज की क्लास में कोई होमवर्क डिस्कस नहीं हो रहा, क्योंकि लास्ट क्लास में होमवर्क नहीं दिया था। अगर मैंने आपको होमवर्क भी दे रखा होता तो क्या होता सर, आप होमवर्क भी हमारे साथ डिस्कस करते। तो मल्टीपल टाइम सर आपका क्लास के साथ साथ रिवीजन होगा। आपने इस प्रैक्टिस को फॉलो करना। ठीक, आइए आज की क्लास स्टार्ट करते हैं। आप एक काम करेंगे, कॉपी किताब बंद रखेंगे और मेरी बात बड़े ध्यान से सुनेंगे। मैं आपके साथ डिस्कस करने जा रहा हूं कॉन्ट्रैक्ट प्राइस को हम लोग कैसे कैलकुलेट करेंगे। एक छोटी सी बात पूछूं, कॉन्ट्रैक्ट प्राइस और कॉन्ट्रैक्ट रिवेन्यू में क्या डिफरेंस है? कॉन्ट्रैक्ट प्राइस और कॉन्ट्रैक्ट रिवेन्यू में क्या डिफरेंस है? मैं आपको बता दूं, प्राइमा फेसी एक ही होते हैं। है सर? हाँ, मैं एक कॉन्ट्रैक्टर हूं, मैंने एक कॉन्ट्रैक्ट लिया एक बिल्डिंग बनाने का 10 लाख का। मैं कौन हूं? एक कॉन्ट्रैक्टर हूं। मैंने क्या किया, 10 लाख की बिल्डिंग बनाने का एक कॉन्ट्रैक्ट लिया। ठीक है, बताइए कॉन्ट्रैक्ट प्राइस कितने से होगा सर? 10 लाख से। कॉन्ट्रैक्ट रिवेन्यू कितने से होगी सर? वो भी 10 लाख से। हाँ, अब वो अलग बात है कि कॉन्ट्रैक्ट रिवेन्यू अगर आप कॉन्ट्रैक्ट एक साल में कंप्लीट करते हैं तो सर आप क्या करेंगे, पूरे कॉन्ट्रैक्ट प्राइस को एक ही साल में रिकॉर्ड कर लेंगे। लेकिन अगर सर आप कॉन्ट्रैक्ट को 2, 3, 4 साल में कंप्लीट करते तो आप क्या करेंगे सर, कॉन्ट्रैक्ट प्राइस को एलोकेट कर लेंगे और उसे अप टू द डेट रिकॉर्ड करेंगे। वो आपका कॉन्ट्रैक्ट रिवेन्यू बन जाएगा। ठीक है, कई बार सर ये दोनों वर्ड एक दूसरे की जगह यूज हो जाते हैं। ठीक, कई बार क्वेश्चन कहेगा टोटल कॉन्ट्रैक्ट रिवेन्यू, आप कहेंगे टोटल कॉन्ट्रैक्ट रिवेन्यू उसने दे दी तो हम क्या रिकॉर्ड करेंगे? फिर सर आप उसे प्रोपोर्शनेट बेस पे, परसेंटेज ऑफ कंप्लीशन के बेस पे रिकॉर्ड करेंगे। ठीक जी सर, आगे बढ़ूं? हाँ जी सर, बड़े ध्यान से मेरी बात सुनना सर। मैं आपके साथ डिस्कस करने जा रहा हूं कॉन्ट्रैक्ट जो है इसका प्राइस कैसे कैलकुलेट करेंगे। जैसे मैं ये बात बोलता हूं कि कॉन्ट्रैक्ट का प्राइस कैसे कैलकुलेट करेंगे, बच्चे कहते हैं सर इसमें क्या दिक्कत है, मिस्टर ए और मिस्टर बी के बीच में कॉन्ट्रैक्ट हो गया और 10 लाख का कॉन्ट्रैक्ट हो गया तो कॉन्ट्रैक्ट प्राइस बन जाएगा। बिल्कुल ठीक है बेटा, इस 10 लाख को हम बोलते हैं इनिशियल कॉन्ट्रैक्ट प्राइस। क्या बोलते हैं? इनिशियल कॉन्ट्रैक्ट प्राइस। जिस दिन, कॉपी किताब प्लीज बंद रखें, ठीक है, जिस दिन कॉन्ट्रैक्टर और कॉन्ट्रैक्टी बैठ के सर एक एग्रीमेंट साइन करते हैं कि कॉन्ट्रैक्टर इस पर्टिकुलर कंप्लीशन ऑफ असेट, डिस्ट्रक्शन ऑफ असेट या कंस्ट्रक्शन ऑफ असेट के बदले में कितने पैसे लेगा, कितना अमाउंट चार्ज करेगा, उसे हम बोलते हैं इनिशियल कॉन्ट्रैक्ट प्राइस। ठीक है जी सर। अच्छा, अब आप मेरी बात को ध्यान से सुनना। एक काम करते हैं, मैं बन जाता हूं कॉन्ट्रैक्टी, आप बन जाओ कॉन्ट्रैक्टर। क्योंकि आप जब कॉन्ट्रैक्टर बनोगे ना तो मैं कोई भी एग्जांपल दूंगा तो आप अपने से जोड़ के देखना। ठीक है, कि अगर आप कॉन्ट्रैक्टर की जगह होते तो आप क्या करते। ठीक जी सर, बिल्कुल एक कॉन्ट्रैक्टर बनना और चार्टर्ड अकाउंटेंट के साथ कॉन्ट्रैक्टर बनना। ठीक है जी सर, आप सीए भी हैं और आप कॉन्ट्रैक्टर का काम भी करते हैं। जी सर, मैंने एक बिल्डिंग बनाने का कॉन्ट्रैक्ट दिया आपको, आपने ये बिल्डिंग बना दी और यहां पे सर क्या किया, एज पर एग्रीमेंट 3-3 फीट की दीवार निकाल दिया। आपका और मेरा एग्रीमेंट हुआ था कि आप ना बिल्डिंग कंप्लीट करने के बाद टॉप फ्लोर पे 3-3 फीट की, 3-3 फीट की क्या करोगे, दीवार निकालोगे। ठीक है जी सर, 3-3 फीट की दीवार निकाल दी। ठीक है, अब क्या हुआ, कॉन्ट्रैक्टी के घर वालों ने बोला कि ये दीवार अच्छी नहीं लग रही है, एक काम करो इसको तोड़वा के यहाँ पे अलग से ना स्टील की ग्रिल लगवा लो।
मैं कॉन्ट्रैक्टर के पास पहुंचा, मैं आपके पास आ गया, मैंने कहा जी देखिए ऐसा है, यहाँ पे ना ये 3-3 फीट की दीवारें हैं, इसको तोड़ के आप ग्रिल लगा दो स्टील की। आपने कहा ठीक है जी, क्या आप इस काम के लिए मेरे से एक्स्ट्रा पैसे लोगे या नहीं लोगे? सर बिल्कुल एक्स्ट्रा पैसे लेंगे। मैंने कहा क्यों? सर एक तो अपने कॉन्ट्रैक्ट में लिखा था कि आपने 3 फीट की दीवार निकलवानी है, आपने वो दीवार तो निकलवा ली, उसके बाद सर उसको तोड़वा के आपने दोबारा ग्रिल लगवाई है, आपने हमारे एक ही काम को हमसे 2 बार कराया है। तो इसका मतलब क्या हो गया? इसका मतलब हो गया आप मेरे से एक्स्ट्रा पैसे मांगोगे, और ऐसे एक्स्ट्रा पैसे को हम बोलते हैं क्लेम। क्या बोलते हैं? क्लेम। तो मेरे साथ साथ बोलेंगे सर कॉन्ट्रैक्ट प्राइस कैसे कैलकुलेट होगा? सबसे पहले क्या आएगा सर? सबसे पहले आएगा उसके अंदर आपका इनिशियल कॉन्ट्रैक्ट प्राइस, जो स्टार्टिंग में सर कॉन्ट्रैक्ट साइन हुआ था, ठीक है। फिर आप क्या करेंगे उसके अंदर? सर उसमें हम लोग क्या करेंगे, जो इनिशियल अपना कॉन्ट्रैक्ट प्राइस है उसमें अगर कोई भी क्लेम है तो उसे हम क्या करेंगे? ऐड करेंगे। बिल्कुल ठीक है। क्लेम का मतलब क्या होता है? सर किसी काम को दोबारा कराया जाना, ठीक है जी सर। आगे बढ़ते हैं। यहां पे मैंने 3-4 एग्जाम्पल लूंगा और हर एग्जाम्पल अपने आप में क्या होगा? डिफरेंट एग्जाम्पल होगा, ठीक है जी सर। ये हमने एक बिल्डिंग बनवाई, ठीक सर, ये रसोई है, किचन है, ठीक है। और इनिशियली क्या डिसाइड हुआ था कि किचन में ना 3 स्लैब निकाले जाएंगे, 3 स्लैब बनाए जाएंगे, ठीक। निकाल दीजिए कॉन्ट्रैक्टर ने। अब कॉन्ट्रैक्टी की मैडम ने बोला कि 3 स्लैब नहीं 4 स्लैब चाहिए उसको। अब आप बताओ सर, मैं एज ए कॉन्ट्रैक्टी आपके पास पहुंचा, मैंने कहा साहब ऐसे ऐसे ना, अब आपको क्या करना है? 4 स्लैब निकालने हैं। आपने कहा ठीक है, क्या आप इस काम के लिए मेरे से पैसे लोगे एक्स्ट्रा? सर बिल्कुल लेंगे। इसे प्यार से बोलते हैं वेरिएशन। सर वेरिएशन और क्लेम में क्या डिफरेंस होता है बेटा? कई बार प्रैक्टिकल लाइफ में दोनों एक ही जगह यूज हो जाते हैं, लेकिन हाँ बिल्कुल अगर मैं इसको एक डिक्शनरी मीनिंग के हिसाब से अलग करके बताऊं तो क्लेम का मतलब होता है जब कॉन्ट्रैक्टर कोई काम कर चुका होता है और उसी काम को उसे दोबारा करना होता है। जब कॉन्ट्रैक्टर कोई काम कर चुका होता है और उसे उसी काम को दोबारा करना होता है, उसे हम प्यार से क्या बोलते हैं साहब? क्लेम बोलते हैं, ठीक। इनिशियली क्या हुआ होगा? एक एग्रीमेंट साइन हुआ होगा कि इतने पैसे मिलेंगे और ये काम करना है, लेकिन बाद में सर क्या हुआ? काम में वेरिएंस आ गया, काम ज्यादा भी हो सकता है कम भी हो सकता है, तो सर वेरिएंस प्लस माइनस दोनों हो सकते हैं, ठीक है। जनरली सर वेरिएंस में ज्यादा ही काम होता है, तो आप क्या करेंगे? उसे ऐड करते हैं, ठीक जी सर। मेरे साथ साथ बोलेंगे कॉन्ट्रैक्ट प्राइस कैसे कैलकुलेट होगा? सर इनिशियल कॉन्ट्रैक्ट प्राइस, ठीक है, उसमें क्या ऐड करेंगे? इनिशियल कॉन्ट्रैक्ट प्राइस में सर हम लोग ऐड कर देंगे क्लेम, ठीक है, और उसमें सर हम लोग ऐड कर देंगे वेरिएशन अगर कुछ हुआ है। बिल्कुल ठीक है। अब मेरी बात सुनना ध्यान से। हमने क्या किया? ये बिल्डिंग बनवाई है, आप हो कॉन्ट्रैक्टर, हमें बहुत पसंद आ गई बिल्डिंग। हमने कहा क्या चमचमाती बिल्डिंग है, ऐसी बिल्डिंग आसपास के एरिया में नहीं है, हमारी तो इस एरिया में वैल्यू बढ़ गई, क्योंकि ऐसी बिल्डिंग तो कहीं बनती ही नहीं है। कॉन्ट्रैक्टर स्माइल पास कर रहा। हमने कहा क्या हुआ, अब कुछ इनाम दोगे? हमने कहा हाँ 1 लाख रुपए ले लो। दिस इज कॉल्ड इंसेंटिव। क्या कहलाएगा? इंसेंटिव। क्लेम काम को दोबारा कराना, वेरिएशन सर काम एक्स्ट्रा कराना, इंसेंटिव का मतलब क्या साहब? एज ए प्राइज मनी देना एक तरीके से, ठीक है जी सर। चलिए, आप और मैं एक कॉन्ट्रैक्ट साइन करने जा रहे हैं। आप वो कॉन्ट्रैक्टर, मैं हूं कॉन्ट्रैक्टी। मैंने कहा कॉन्ट्रैक्टर जी ये बिल्डिंग बनवानी है, कितने पैसे लोगे? आपने कहा जी पैसे लूंगा 30 लाख। ये अपने आप में एक अलग एग्जांपल हो गया, ठीक है जी सर। मैंने कहा नहीं जी 30 लाख बहुत ज्यादा मांग रहे हो, किस बेस पे आप इसको मांग रहे हो 30 लाख? उसने कहा बेस क्या था, 30 लाख लगेंगे। मैंने कहा अच्छा काम करना चाहते हो? उन्होंने कहा हाँ। आपने कहा हाँ। मैंने कहा एक काम करो फिर ना 20 लाख का कॉन्ट्रैक्ट ले लो। आपने कहा किस बेस पे 20 लाख आपने डिसाइड किया? मैंने कहा जिस बेस पे आपने 30 लाख डिसाइड कर लिया। आप अपने 30 लाख का मेरे को कोई बेस नहीं दे रहे, तो मैं अपने 20 लाख का क्यों बेच दूं? आपने कहा ऐसे बात बनेगी नहीं। मैंने कहा ऐसे बात बनेगी नहीं। अब आप उठ के जाने लगा। मैंने कहा बैठो ना, कुछ सेटलमेंट करते हैं आपस में। आप 30 लाख बता दो कैसे? तो आपने कहा आप 20 लाख बता दो, तो हमने कहा ऐसा करते ना 30 लाख ना 20 लाख। अब कई स्टूडेंट बोलेंगे 25 लाख पे चलो। बेटा बात तो सुनो, पूरी बात तो सुनो। ऐसे नहीं,
हमने क्या किया साहब, हमने ना प्राइस रेंज बना दी, डिसाइड कर ली प्राइस रेंज। सीमेंट का रेट 400 से 430 के बीच में रहेगा, तो प्राइस ये रहेगा। आपका स्टील का रेट इससे इसके बीच में रहेगा, रेंज दे दी, ठीक है। आपका सर मान लो पेंट होना है, पेंट का रेट इसके और इसके बीच में रहेगा, तो ये प्राइस, ठीक है। तो ऐसे करके रेंज डिसाइड कर ली और जो टोटल अमाउंट आया 26 लाख का निकल के आ गया। कितने का अमाउंट आ गया? 26 लाख का, ठीक है जी सर। अब बड़े ध्यान से मेरी बात सुनना, हमारा एग्रीमेंट ये होगा कि जैसे प्राइस रेंज चेंज होती है तो कॉन्ट्रैक्ट प्राइस में चेंज आ जाएगा। जैसे प्राइस रेंज चेंज होती है कॉन्ट्रैक्ट प्राइस में चेंज आ जाएगा। इसे बोलते हैं एस्केलेशन क्लोज। क्या बोलते हैं? एस्केलेशन क्लोज। बात समझना, ये बिल्डिंग बनेगी, ठीक है। अगर बिल्डिंग में कोई काम हुआ है और उस काम को दोबारा कराया गया है तो प्यार से क्लेम बोलेंगे, ठीक है। बिल्डिंग में सर इनिशियली डिसाइड हुआ था इतना काम होना है, अब क्या हुआ? बिल्डिंग में इनिशियली डिसाइड हुआ था इतना काम होना है, अब क्या हुआ? सर काम में चेंज कर दिया है, ज्यादा काम कराया गया, वेरिएंस बोलेंगे। बिल्डिंग बना दी साहब, एकदम बहुत बढ़िया सी बिल्डिंग, ऐसे एरिया बिल्डिंग नहीं, अपनी तरफ से कॉन्ट्रैक्टी ने कॉन्ट्रैक्टर को इनाम दे दिया, प्यार से क्या बोलेंगे? इंसेंटिव बोलेंगे। बन गई बात? बिल्कुल बन गई सर। एस्केलेशन का मतलब क्या है? एस्केलेशन का मतलब है इसमें कोई चेंज नहीं हुआ, लेकिन इसमें जो मटेरियल लगना था उसकी कॉस्ट में चेंज आ गया, जो लेबर लगनी थी उसकी कॉस्ट में चेंज आ गया, जो ओवरहेड लगने थे उसकी कॉस्ट में चेंज आ गया, और उस प्राइस रेंज में चेंज आने की वजह से, प्राइस रेंज में, मेरे साथ साथ बोलेंगे, प्राइस रेंज में चेंज आने की वजह से कॉन्ट्रैक्टर क्या करेगा? सर कॉन्ट्रैक्टर नहीं, कॉन्ट्रैक्टर पैसे ज्यादा चार्ज करेगा, इसलिए सर उसे हम क्या बोलेंगे? एस्केलेशन बोलेंगे। मेरे साथ साथ बोलेंगे एस्केलेशन का मतलब क्या है? सर जब इनिशियली कॉन्ट्रैक्ट प्राइस डिसाइड हुआ होगा तो कॉन्ट्रैक्ट के तहत जो जो आइटमें आपकी कंस्ट्रक्टेड असेट, डिस्ट्रक्टेड असेट या मतलब रिकंस्ट्रक्टेड असेट, डिस्ट्रक्टेड असेट या कंप्लीशन ऑफ असेट में लगना था, उसके प्राइस रेंज में चेंज आ गया, उसे हम प्यार से क्या बोलेंगे? उसे हम बोलेंगे एस्केलेशन, ठीक है जी सर। आइए, कॉन्ट्रैक्ट प्राइस कैसे कैलकुलेट होगा? देखिए, सबसे पहले कैलकुलेशन ऑफ कॉन्ट्रैक्ट प्राइस ऑब्लिक टोटल कॉन्ट्रैक्ट रिवेन्यू। इनिशियल कॉन्ट्रैक्ट प्राइस आ गया, बिल्कुल ठीक है सर। ऐड क्या कर देंगे? क्लेम। ऐड क्या कर देंगे? वेरिएशन इन वर्क। ऐड क्या कर देंगे? इंसेंटिव। ऐड क्या कर देंगे? एस्केलेशन क्लोज, ठीक जी सर। अब जो मैं बोलने जा रहा हूं, बड़े ध्यान से मेरी बात सुनना सर। दो दोस्त घूमने गए, आप मान लो आप दो दोस्त गए घूमने, ठीक है। दोनों ने क्या किया? डिसाइड किया कि यार खर्चा ना हम कॉमन करेंगे और बाद में बांट लेंगे, ठीक है जी। एक बंदे की जिम्मेवारी लगा दी कि उसको क्या करना? ट्रैवलिंग का खर्चा मैनेज करना, और अपना जो भी वहां पे जिस एरिया में जा रहे हैं वहां पे घूमेंगे उसका खर्चा वगैरह सब उसको बियर करना, ठीक है। एक बंदे ने क्या किया साहब? एक बंदे को बोल दिया कि खाने पीने का और रहने का, होटल वगैरह का किराया ये वाला मैनेज करेगा, ठीक है। और बाद में फिर क्या करेंगे? एग्रीगेट करके और फिर सेग्रीगेट कर लेंगे कितना कितना खर्चा, फिर हिसाब किताब कर लेंगे, ठीक। अब कभी कभी क्या होता है, आप देखना, बड़ा प्रैक्टिकल चीज बता रहा हूं आपको ना, क्योंकि हम भी दोस्त रहे हैं साहब, अभी भी दोस्त हैं, ठीक है। ए और बी, ए अपना माइंड सेट करके बैठा है, बी से इस बात के पैसे लूंगा, इस बात के पैसे लूंगा, इस बात के पैसे लूंगा, और बी अपना माइंड सेट करके बैठा है, ए से इस बात के पैसे लूंगा, इस बात के पैसे काटूंगा, ए से इस बात के पैसे लूंगा, इस बात के पैसे काटूंगा, ठीक है। तो सर दोनों अलग अलग माइंड सेट से हो सकते हैं, बिल्कुल। तो अब फाइनली सेटलमेंट के ऊपर ही डिपेंड करेगा सब कुछ, बिल्कुल सर। ऑन द सेम ट्यूनिंग, कॉन्ट्रैक्टर क्या माइंड सेट करके बैठ सकता है? कॉन्ट्रैक्ट से इस बात के पैसे लूंगा, इस बात के पैसे लूंगा, इस बात के पैसे लूंगा, और उधर कॉन्ट्रैक्टी क्या माइंड सेट करके बैठ सकता है? कॉन्ट्रैक्टर के इस बात के पैसे काटूंगा,
इस बात के पैसे काटूंगा, इस बात के पैसे काटूंगा। इसलिए सर AS7 ये कहता है ये जो बाद की 4 आइटम है ना, क्लेम, वेरिएशन, इंसेंटिव और एस्केलेशन, इन चारों आइटम के ऊपर रिवेन्यू आप केवल तब रिकॉर्ड करेंगे जब सर इस बात की सर्टेनिटी हो जाएगी कि कॉन्ट्रैक्टर को इसके बदले में पैसे मिलेंगे। मेरे साथ साथ बोलेंगे, कॉन्ट्रैक्ट प्राइस में क्या क्या आएगा सर? इनिशियल कॉन्ट्रैक्ट प्राइस जो है वही रहेगा, ठीक है। उसमें क्या क्या एडजस्टमेंट हो सकती है? वेरिएशन हो सकता है, क्लेम हो सकता है, इंसेंटिव हो सकता है, एस्केलेशन हो सकता है। लेकिन इन चारों की चारों आइटम को हम केवल और केवल कब कंसीडर करेंगे सर? इन चारों आइटम को हम केवल तब कंसीडर करेंगे जब क्या होगा, इस बात की सर सर्टेनिटी हो जाएगी कि कॉन्ट्रैक्टर को ये पैसे मिल जाएंगे, ठीक। चले आगे। हाँ जी सर, अब आप मेरी बात को ध्यान से सुनना सर। पूरी एएस की दुनिया में ना, हम AS10 भी पढ़ेंगे, 2 भी पढ़ेंगे, असेट वाले असेट भी एएस पढ़ेंगे। एएस की दुनिया में ना, प्लीज मेरे प्यारे प्यारे बच्चों बड़े ध्यान से मेरी इस बात को सुनना। जितनी भी सर एएस की दुनिया है, हाँ सर, एक बात जरूर कहती है, अगर आप अमाउंट को रिलायबली मेजर नहीं कर पा रहे हैं तो फिर आप अमाउंट को रिकॉर्ड ही नहीं करेंगे। हाँ, एस्टिमेटेड हो सकता है लेकिन रिलायबल होना चाहिए एस्टिमेट भी। सर इसका मतलब क्या? इसका मतलब बेटा ये है, मैंने कोई ट्रांजैक्शन की, उसमें कितना अमाउंट आएगा सर, उसका रिलायबली मेजरमेंट है ही नहीं ना, एस्टिमेटेड है या है नहीं रिलायबली मेजरमेंट ना, तो आप उसे रिकॉर्ड नहीं करेंगे। तो यहां पे पता क्या कह रहा है AS7, इन चारों आइटम के बारे में, किस किस के बारे में? क्लेम, वेरिएशन, इंसेंटिव और एस्केलेशन क्लोज, इन चारों के रिगार्ड में कॉन्ट्रैक्टर रिवेन्यू केवल तब रिकॉर्ड करेगा जब 2 कंडीशन पूरी हो जाए। पहली, उसके पास इस बात की सर्टेनिटी आ जाए कि उसे रिवेन्यू रिकॉर्ड करनी चाहिए, मतलब पैसा मिलेगा। और सेकंड सर, अमाउंट को रिलायबली मेजर कर पाए, अमाउंट वो सर कैलकुलेट कर पाए, ठीक जी सर। चलिए देखिए आगे क्या लिखता है। Revenue on these items shall be recognized only when it is probable that these will result in revenue. ये रिवेन्यू देगी और रिवेन्यू कब देगी सर? जब पैसा आ जाएगा। These will result in revenue, these लिखा ठीक है ना, ठीक है। मीन्स there should be certainty of collection and consideration and are capable of being measured reliably. अमाउंट का सर रिलायबली मेजरमेंट हो पाए, ठीक जी सर। आइए आगे बढ़ते हैं। एक एग्जांपल पूछ रहा हूं ओरली, आपने ओरली आंसर देना, ठीक है। इनिशियल कॉन्ट्रैक्ट प्राइस था 10 लाख, ठीक है। इंसेंटिव थे 50,000 के, अनसर्टेन थे। इंसेंटिव कितने के थे? 50,000 के क्या थे? अनसर्टेन थे, ठीक है। एस्केलेशन था 1 लाख का, सर्टेन था। एस्केलेशन था 1 लाख का, सर्टेन था। कॉन्ट्रैक्ट रिवेन्यू कितने से आएगी सर? इनिशियल कॉन्ट्रैक्ट प्राइस कितने से? मैंने कहा 10 लाख से। इंसेंटिव कितने से? मैंने कहा 50,000 से। सर्टेन है या अनसर्टेन है? मैंने कहा अनसर्टेन है। और आपका एस्केलेशन था 1 लाख का, सर्टेन था। बताइए रिवेन्यू कितनी रिकॉर्ड होगी सर? 11 लाख, क्योंकि सर इंसेंटिव में सर्टेनिटी नहीं है, ठीक जी सर। आइए लास्ट क्लास में चलते एक बार। हम कॉन्ट्रैक्ट के ऊपर प्रॉफिट कैसे कैलकुलेट करते हैं सर? कॉन्ट्रैक्ट रिवेन्यू ओब्लिक कॉन्ट्रैक्ट प्राइस, ठीक है, माइनस क्या आएगा सर? कॉन्ट्रैक्ट कॉस्ट। तो डिफरेंस क्या आएगा सर आपका? प्रॉफिट माइनस लॉस ऑन कॉन्ट्रैक्ट। बिल्कुल ठीक है सर। हमने क्या डिस्कस किया सर? कॉन्ट्रैक्ट प्राइस डिस्कस किया। अब हम क्या डिस्कस करने जा रहे हैं सर? कॉन्ट्रैक्ट कॉस्ट। आपने इन्वेंट्री का चैप्टर पढ़ रखा होगा बचपन में ना, चाहे आप साइंस साइड से भी क्यों ना हो। बचपन का मतलब यहाँ पे फाउंडेशन हो सकता है, आपका ग्रेजुएशन हो सकता है, ठीक है सर। साइंस साइड वालों ने कैसे पढ़ा होगा? डायरेक्ट एंट्री वालों ने, अगर वो साइंस साइड से हैं तो भी बेटा उन्होंने हल्की फुल्की सी अकाउंट पढ़ के ही वो स्टार्ट करते हैं। अगर ना भी पढ़ी हो तो कोई दिक्कत नहीं, मैं ऐसे पढ़ाता हूँ कि साइंस स्टूडेंट को समझ में आ जाएगा, ठीक है।
इन्वेंट्री के अंदर सर हमेशा हम डायरेक्ट कॉस्ट का कंसीडर करते थे, डायरेक्ट कॉस्ट को क्या करते थे, कंसीडर करते थे, ठीक है। ऑन द सेम ट्यूनिंग मैं एक बात पूछ रहा हूं आपसे ना, ऑन द सेम ट्यूनिंग को मैं यहीं रोक देता हूं और एक प्यारी सी बात आपसे पूछता हूं। मैं मान लेते सर, मान क्या लेते बल्कि फैक्ट है, आपको पता मैं क्या क्या पढ़ा था सर, बता दो एक बार। सीए इंटरमीडिएट में एडवांस अकाउंटिंग, ठीक है। सीए फाइनल में अकाउंट का नाम फाइनेंशियल रिपोर्टिंग है, ठीक है सर। सीएम में फाइनल में सर सीएफआर नाम है इसका, ठीक है, ठीक है सर। सीएम में इंटरमीडिएट में कंपनी अकाउंट है, फाइनेंशियल अकाउंट है, ठीक है सर। एसीसीए के अंदर जैसे आपका फाउंडेशन लेवल है ना, वहां पे नॉलेज लेवल होता है, उन बच्चों को मैं फाइनेंशियल अकाउंट पढ़ाता हूं सर। आपका जो इंटरमीडिएट लेवल है वहां पे स्किल लेवल होता है, उन बच्चों को मैं एफआर पढ़ाता हूं। एसीसीए में सर जो आपका प्रोफेशनल लेवल है वो आपके सीए फाइनल के लेवल के बराबर है, वहां पे भी एफआर होता है, लेकिन उसको प्यार से एसबीआर बोलते हैं, ठीक है। एसीसीए में एक अलग से कोर्स आता आईएफआरएस डिप्लोमा, मैं उसको पढ़ाता हूं सर। आप इतने सब्जेक्ट पढ़ाते हैं, मैं आपको बता दूं ये सारे सब्जेक्ट अकाउंट के ही हैं, मैं अकाउंट के अलावा कुछ नहीं पढ़ाता, ठीक। अब मैं आपसे एक छोटी सी बात पूछना चाहता हूं, मैं आपसे ही पूछ रहा हूं, आप बताइए मेरा ये जो एडवांस अकाउंट का बैच है, या इसको हम प्यार से अकाउंट भी बोलते हैं, अगर मैं अकाउंट बोलूं तो भी एडवांस अकाउंट की बात है, ठीक है। कभी कभी मैं अकाउंट बोल दूंगा, ठीक है जी सर। अगर मान लो अपना अकाउंट का बैच है, ठीक है, मैं आपसे पूछता हूं कि आप बताइए मैं एक अकाउंट के बैच में कितने पैसे कमाता हूं। सेल नहीं पूछी मैंने पूछा कितने पैसे कमाता हूं। सर हम बिल्कुल निकाल देंगे कि आपने एक बैच से कितना प्रॉफिट कमाया। मैंने कहा कैसे निकालोगे सर, आप हमें ना अपने बैच का कलेक्शन बता दो। मैंने कहा चलो बता दिया मैंने। सर बताओ कितना, इतना है, ठीक है जी सर। अब उसमें से क्या करना है सर, बैच की कॉस्ट माइनस करनी है, ठीक है। अब यहां पे सर एक बात समझना, जब आप बैच की कॉस्ट माइनस करेंगे तो इस बैच से जो बैच है, इस मतलब अकाउंट का जो बैच है, इस बैच से जो मैंने रेवेन्यू जनरेट किया उसे से रिलेटेड खर्चे माइनस करेंगे या मेरे बिजनेस के खर्चे माइनस करेंगे पूरे पूरे। सर आपका जो क्वेश्चन था हमसे, आपका क्वेश्चन क्या था दोबारा पूछो एक बार ना। मैंने कहा मैं आपसे बैच का प्रॉफिट और लॉस निकलवाना चाहता हूं। तो सर अगर आप बैच का प्रॉफिट और लॉस निकलवाना चाहते हो ना, तो उस केस में आपको हमें बताना पड़ेगा कि आपकी बैच से रेवेन्यू कितनी है। मैंने कहा इतनी है। फिर सर आपको बताना पड़ेगा बैच की कॉस्ट कितनी है। अब बैच की कॉस्ट में क्या क्या आएगा सर, एक तो बुक की कॉस्ट आ जाएगी। मैंने कहा बिल्कुल ठीक है। सर आप रिकॉर्डिंग सेटअप यूज कर रहे हैं, अगर आप एक ही कोर्स रिकॉर्ड करते तो इसका पूरा डेप्रिसिएशन आ जाता। मैंने कहा बिल्कुल ठीक है। अगर सर आप इसमें अलग अलग कोर्स रिकॉर्ड कर रहे हैं तो फिर डेप्रिसिएशन को आपको क्या करना पड़ेगा, एलोकेट करना पड़ेगा, बांटना पड़ेगा। मैंने कहा बिल्कुल ठीक है। सर बिजली का बिल आएगा। मैंने कहा बिल्कुल ठीक है। सर अगर ये प्रॉपर्टी आपकी है तो इसका प्रोपोर्शनल डेप्रिसिएशन आएगा, और अगर ये प्रॉपर्टी सर आपने रेंट पे ले रखी तो रेंट आपको क्या करना पड़ेगा, प्रोपोर्शनल लेना पड़ेगा। मैंने कहा बिल्कुल ठीक है। मेरे कुछ रूटीन के खर्चे बिजनेस के, क्या आप वो माइनस करोगे। सर अगर आप हमसे ये पूछोगे ना कि बताइए मेरा टोटल प्रॉफिट और लॉस कितना है, तो फिर हम सारी इनकम लेंगे, सारे खर्चे माइनस करेंगे। लेकिन अगर आप हमसे ना बैच का प्रॉफिट और लॉस मांगोगे ना, तो हम बैच के ही खर्चे लेंगे और बैच के ही इनकम लेंगे। ये बात समझ में आई? बिल्कुल समझ में आ गई सर। तो मैं आपसे पूछ रहा हूं, अगर मैं आपसे पूछूं मेरा अकाउंट के बैच में क्या प्रॉफिट हुआ है, तो अकाउंट के बैच का कलेक्शन और अकाउंट के बैच के ऊपर होने वाले डायरेक्ट खर्चे आप क्या करेंगे, माइनस कर देंगे। मतलब डायरेक्ट जो खर्चे होंगे उसे आप माइनस कर देंगे, ठीक है। क्या मेरे रूटीन के खर्चे आप माइनस करोगे? नहीं। मेरा कैमरा टूट गया साहब, एबनॉर्मल लॉस हो गया, सर उसका आपके बैच से क्या लेना देना। लेकिन हाँ, अगर आप टोटल प्रॉफिट और लॉस निकलवाओगे ना अपना, तो फिर सर हम उसे भी माइनस करेंगे, कैमरे का लॉस भी माइनस करेंगे और रूटीन के खर्चे माइनस करेंगे। बिल्कुल ठीक है। ऑन द सेम ट्यूनिंग, दो ट्यूनिंग बैठेगी, ठीक है। इन्वेंट्री में आप क्या करते हो, डायरेक्ट कॉस्ट लेते हो, ठीक है। ऑन द सेम ट्यूनिंग सर मैं आपसे पूछने जा रहा हूं,
अगर मैं आपसे पूछूं कि कॉन्ट्रैक्टर का प्रॉफिट और लॉस निकालो तो आप क्या बोलेंगे? कॉन्ट्रैक्टर की सारी रिवेन्यू माइनस कॉन्ट्रैक्टर के सारे खर्चे। लेकिन अगर मैं पूछूं आपसे कॉन्ट्रैक्ट के ऊपर प्रॉफिट और लॉस निकालो, सर क्या फर्क है कॉन्ट्रैक्टर का प्रॉफिट और लॉस और कॉन्ट्रैक्ट के ऊपर प्रॉफिट और लॉस? सेम फर्क है, मेरा टोटल प्रॉफिट और लॉस और मेरे एक बैच का प्रॉफिट और लॉस। अच्छा, हम समझ गए सर, आप हमें ये बताना चाह रहे हो कि अगर आपको एक कॉन्ट्रैक्ट के ऊपर प्रॉफिट और लॉस निकालना है तो आप क्या करेंगे? उस कॉन्ट्रैक्ट का रिवेन्यू, उस कॉन्ट्रैक्ट की कॉस्ट, उस कॉन्ट्रैक्ट का रिवेन्यू और उस कॉन्ट्रैक्ट की कॉस्ट। ऐसा हो सकता है कि कॉन्ट्रैक्टर के बड़े सारे रूटीन के खर्चे हों, लेकिन वो खर्चे उसके नॉर्मल रूटीन के, वो एक्सक्लूसिव उस कॉन्ट्रैक्ट के लिए नहीं है, तो उन खर्चों को आप कॉन्ट्रैक्ट का प्रॉफिट और लॉस निकालने के लिए माइनस नहीं करेंगे। बिल्कुल ठीक है जी सर। लेकिन अगर कोई भी खर्चा कॉन्ट्रैक्ट के रिगार्ड में हो तो आप क्या करेंगे सर? उसे कॉन्ट्रैक्ट की कॉस्ट का पार्ट मानेंगे। ठीक है जी सर। आप अभी भी कॉपी किताब बंद रखेंगे और एक सेकंड दीजिए, एक बार सामने स्क्रीन पे देखेंगे। इसको पढ़ो एक बार, स्टेप 3 को, इसके हेडिंग को पढ़ो। बड़ा कर देता हूं इसको, पढ़िए इसके हेडिंग को। मैंने क्या लिखवा रखा है? कैलकुलेट प्रॉफिट ऑब्लिक लॉस ऑन कॉन्ट्रैक्ट या कॉन्ट्रैक्टर? सर कॉन्ट्रैक्ट, इसलिए हम लोग क्या करेंगे? कॉन्ट्रैक्ट की रिवेन्यू लेंगे और कॉन्ट्रैक्ट की कॉस्ट लेंगे। अब सर क्वेश्चन ये उठता है कि कॉन्ट्रैक्ट की कॉस्ट में क्या क्या आएगा? सर देखिए, मेरे बैच की कॉस्ट में क्या क्या आएगा सर? जो आपकी डायरेक्ट कॉस्ट है, जैसे अगर मान लो आपने हार्ड कॉपी ऑफ द बुक दी है तो वो माइनस हो जाएगी। मैंने कहा बिल्कुल ठीक है। सर क्लास को एक्टिव करने के लिए जो कॉस्ट आती है वो माइनस हो जाएगी। मैंने कहा बिल्कुल ठीक है। अगर आपने कोई एक्सक्लूसिव स्टाफ सिर्फ इस बैच के लिए लगा रखा है तो उसकी सैलरी माइनस हो जाएगी। मैंने कहा बिल्कुल ठीक है, क्योंकि वो डायरेक्ट कॉस्ट होगी। रिकॉर्डिंग जो आपका सेटअप है, इसका सर प्रोपोर्शनल बेस पे क्या करेंगे आप? डेप्रिसिएशन माइनस कर देंगे। मैंने कहा बिल्कुल ठीक है। बिल्डिंग का या तो रेंट या डेप्रिसिएशन प्रोपोर्शनल बेस पे माइनस कर देंगे। मैंने कहा बिल्कुल ठीक है। ऑन द सेम ट्यूनिंग बेटा, अगर कॉन्ट्रैक्टर एक असेट का कंस्ट्रक्शन करता है तो रिवेन्यू में क्या आएगा? कॉन्ट्रैक्ट प्राइस आएगा, आपका वेरिएशन आएगा, आपका इंसेंटिव आएगा, आपका क्लेम आएगा, आपका एस्केलेशन क्लोज आ जाएगा, कॉन्ट्रैक्ट प्राइस आ गया। कॉन्ट्रैक्ट कॉस्ट में क्या आएगा? सर बिल्डिंग को कंस्ट्रक्शन करने के लिए जो आपकी कॉस्ट आई है, आपकी मटेरियल कॉस्ट आ सकती है, आपकी लेबर कॉस्ट आ सकती है, आपके ओवरहेड एक्सपेंडिचर आ सकते हैं, जो भी डायरेक्ट खर्चे हैं। बिल्कुल ठीक है सर। अच्छा एक बात बताइए, मैं अपने रिकॉर्डिंग सेटअप से 5 बैच रिकॉर्ड करता हूं तो इसका डेप्रिसिएशन कैसे बटेगा सर? 5 बैच में बटेगा। किस रेशो में बटेगा सर? ड्यूरेशन ऑफ द कोर्स के रेशो में बटेगा। बिल्कुल ठीक है, इसे हम प्यार से एक्रुअल कंसेप्ट बोलते हैं। ठीक है। ऑन द सेम ट्यूनिंग सर, मैं 2 बिल्डिंग का कंस्ट्रक्शन कर रहा हूं, बिल्डिंग 1, बिल्डिंग 2। ठीक है। मेरे पास एक ट्रैक्टर है और मैं इस ट्रैक्टर को क्या करता हूं? बिल्डिंग 1 के लिए भी यूज करता हूं और बिल्डिंग 2 के लिए भी यूज करता हूं। ठीक है। अब जो ट्रैक्टर है, क्या इसके ऊपर डेप्रिसिएशन लगेगा? बिल्कुल लगेगा सर। अब वो जो डेप्रिसिएशन होगा, क्या मैं उस डेप्रिसिएशन को बिल्डिंग 1 में चार्ज करूंगा या बिल्डिंग 2 में चार्ज करूंगा? सर आप ट्रैक्टर को कितना यूज करते हैं? इक्विवेलेंट यूज करते हैं तो डेप्रिसिएशन का जो खर्चा है वो इक्विवेलेंट बढ़ जाएगा। और अगर आप क्या करते हैं साहब, 60-40 की रेशो में यूज करते, 60-40 की रेशो में आ जाएगा। ठीक जी सर। चलिए मेरे साथ साथ बोलेंगे। सबसे पहले क्या आएगा? डायरेक्ट कॉस्ट आएगी। फिर क्या आएगी सर? एलोकेबल कॉस्ट। एलोकेबल कॉस्ट का मतलब होता है जब कोई भी डायरेक्ट नेचर की कॉस्ट 2 या 2 से ज्यादा कॉन्ट्रैक्ट पे यूज होती है तो आप उसे क्या करेंगे? उस कॉस्ट को एलोकेट करते हैं। ठीक जी सर। आगे बड़े ध्यान से मेरी बात सुनना सर। आप कौन थे सर? हम कॉन्ट्रैक्टर थे। ठीक है। मैं कौन था? मैं कॉन्ट्रैक्टर था। ठीक है। आप मेरे लिए एक बिल्डिंग बना रहे हो। ठीक जी सर। अब मान लो सर, बिल्डिंग अंडर कंस्ट्रक्शन है, कल को तेज बारिश हो जाए और बिल्डिंग क्या हो जाए? खराब हो जाए, तो वो जो बिल्डिंग खराब होगी उसमें किसका नुकसान होगा? कॉन्ट्रैक्टर का या कॉन्ट्रैक्टी का? सर दोबारा बोलना। मैंने एक बिल्डिंग बनवानी थी, आपने एक बिल्डिंग बना रहे हो। आप कॉन्ट्रैक्टर हो, मैं कॉन्ट्रैक्टी हूं। ठीक है।
अब सर आप बिल्डिंग बना रहे हो, लेकिन बिल्डिंग अंडर कंस्ट्रक्शन है। अगर बिल्डिंग अंडर कंस्ट्रक्शन है और कल को सर क्या हो, तेज बारिश की वजह से वो बिल्डिंग खराब हो जाए साहब, तो ये नुकसान किसका होगा? कॉन्ट्रैक्टर का या कॉन्ट्रैक्टी का? सर देखा जाए तो ओनरशिप किसकी है? कॉन्ट्रैक्टी की, तो नुकसान तो कॉन्ट्रैक्टी का होगा। कॉन्ट्रैक्टर तो भैया बना रहा है। हाँ, वो अलग बात है कि अगर वो सर कहीं ना कहीं जो उसकी रिस्पॉन्सिबिलिटी है, उसका काम करने का तरीका, अगर वो गलत करता है तो उसकी रिस्पॉन्सिबिलिटी है, वो सब देखा जाएगा सर, एक सब्जेक्टिव मैटर है, लेकिन जनरली नुकसान किसका होगा? कॉन्ट्रैक्टी का होगा। ठीक, अब कॉन्ट्रैक्टी कॉन्ट्रैक्टर को बोलता है यार कल को बिल्डिंग खराब होगी बारिश वगैरह की वजह से, तो मेरा तो नुकसान हो जाएगा। कॉन्ट्रैक्टर कहता है हाँ सर आप एक काम करो, इंश्योरेंस करा लो। कॉन्ट्रैक्टी कहता है कि यार मैं इंश्योरेंस तो करा लूंगा, कोई दिक्कत नहीं है, लेकिन एक काम करो आप मेरे बिहाफ पे करा लो, मैं आपको क्या करूंगा बाद में इस खर्चे को रिम्बर्स करके दे दूंगा। मैं आपको क्या करूंगा बाद में इस खर्चे को रिम्बर्स करके दे दूंगा। ठीक है, तो कभी कभी क्या होते हैं साहब, कुछ ऐसे खर्चे होते हैं जो हम कस्टमर से चार्ज कर लेंगे। कुछ ऐसे खर्चे होते हैं जो हम क्या करेंगे, कस्टमर से चार्ज कर लेंगे। ठीक जी सर, तो कॉन्ट्रैक्ट कॉस्ट में क्या क्या आएगा सर? कॉन्ट्रैक्ट कॉस्ट में तो आपका डायरेक्ट कॉस्ट आ जाएगा, ठीक है, जिसमें आपका मटेरियल आ गया, लेबर आ गया, ओवरहेड आ गया, बिल्कुल ठीक है। और क्या आएगा सर? आपका एलोकेबल कॉस्ट आ जाएगा। एलोकेबल कॉस्ट भी डायरेक्ट कॉस्ट ही होती है, बस उसको हम लोग क्या करते हैं, दो या दो से ज्यादा कॉन्ट्रैक्ट में एलोकेट कर लेते हैं। ठीक है, थर्ड कौन सा आएगा सर? अदर कॉस्ट आ जाएगा, जो कि सर कस्टमर से हम लोग क्या करेंगे, चार्ज कर लेंगे, कॉन्ट्रैक्ट में मेंशन है। ठीक है, जैसे कभी कभी क्या होता है, जैसे मान लो कॉन्ट्रैक्टर ने क्या किया सर, मटेरियल लगा दिया, लेबर ओवरहेड सब लग गया, ठीक है, अब कॉन्ट्रैक्ट ही कहता है यार ये वाली आइटम और लगा दो ना इसके अंदर। जैसे मान लो लाइट का कॉन्ट्रैक्ट नहीं था, वो कहता लाइट लगा दो ना, मैं आपको रिम्बर्स कर दूं, तो उस तरह के खर्चे भी फिर आ जाएंगे। ठीक जी सर, आइए पॉइंट नंबर 6 देखिए, कैलकुलेशन ऑफ कॉन्ट्रैक्ट कॉस्ट, इट इंक्लूड्स पर्टिकुलर रुपीज डायरेक्ट कॉस्ट, जिसमें आपका मेटेरियल कॉस्ट आएगा, डायरेक्ट लेबर कॉस्ट आएगा एंड डायरेक्ट ओवरहेड कॉस्ट आएगा। ठीक है, एलोकेबल ऑब्लिक एट्रीब्यूटेबल कॉस्ट आएगा, अदर कॉस्ट दैट आर चार्जेबल टू द कस्टमर अंडर द टर्म्स ऑफ द कॉन्ट्रैक्ट, ठीक, जो कि कस्टमर से चार्ज किया जाएगा। अच्छा, हम लोग जो प्रॉफिट और लॉस निकाल रहे हैं किसका निकाल रहे हैं, कॉन्ट्रैक्टर का या कॉन्ट्रैक्ट का? सर कॉन्ट्रैक्ट का। इसलिए हम लोग क्या करेंगे सर, कॉन्ट्रैक्ट का प्रॉफिट और लॉस निकालने के लिए वही कॉस्ट चार्ज करेंगे जो सर डायरेक्ट कॉस्ट ऑन द कॉन्ट्रैक्ट है। ठीक है जी सर, इसलिए कहता साहब कॉस्ट में ना चार कॉस्ट बिल्कुल भी नहीं आएगी। एक तो सर आपका एडमिन एंड जर्नल ओवरहेड, जो मेरे रूटीन के खर्चे हैं। ठीक है, सेकंड मेरी बात सुना ध्यान से, मैंने अपने बैच को प्रमोट करने के लिए कुछ प्रमोशनल एक्टिविटी की, ठीक है, क्या वो डायरेक्ट कॉस्ट है बैच के ऊपर? नहीं सर, वो तो आपकी सेलिंग कॉस्ट है। तो सेलिंग कॉस्ट सर बिजनेस की कॉस्ट मानी जाएगी, उसे डायरेक्ट कॉस्ट हम लोग नहीं मानेंगे। ठीक है, तो मना कर दिया साहब सेलिंग एंड डिस्ट्रीब्यूशन कॉस्ट। ठीक है, और हमें पता है सर सेलिंग एंड डिस्ट्रीब्यूशन एक्सपेंसेस कभी डायरेक्ट कॉस्ट का पार्ट नहीं होता। बात सुनना ध्यान से, मैं कॉन्ट्रैक्टर इस बिल्डिंग का कंस्ट्रक्शन कर रहा हूं, ठीक है, अब हुआ क्या, बिल्डिंग का कंस्ट्रक्शन करते हुए सर मेरा जो टेक्निकल बंदा था, जो मेरा इंजीनियर बाबू था, वो ज्यादा इंटेलिजेंट नहीं था, उसने कुछ एक्सपेरिमेंट किए और उसकी वजह से बिल्डिंग में कुछ चीजें वेस्ट होगी, मटेरियल वेस्ट हो गया। बताओ किसकी जिम्मेवारी होगी सर? कॉन्ट्रैक्टर की जिम्मेवारी होगी। इसको हम एबनॉर्मल लॉस बोलते हैं। एबनॉर्मल लॉस को सर हम कभी भी कॉन्ट्रैक्ट में चार्ज नहीं करते। ठीक है, वो बिजनेस का लॉस होता कॉन्ट्रैक्टर का। ठीक सर, मेरे को ना अपना क्लासरूम ना हाई फाई टेक्नोलॉजी के बेस पर बनवाना था। मेरे को अपना क्लासरूम ना हाई फाई टेक्नोलॉजी के बेस पर बनवाना था। मैंने एक कॉन्ट्रैक्टर से बात की, कॉन्ट्रैक्टर जी ये हाई फाई टेक्नोलॉजी के बेस पे क्या करो, मेरा क्लासरूम बना दो। उन्होंने कहा ठीक है। मैंने कहा यार ये वाली आइटम यहाँ पे लगा के देखो टेक्नोलॉजी के बेस पे, मान लो कुछ कैमरे वगैरह में, मैंने बोला सेटिंग करके देखो। उसने कहा सर नहीं, कैमरा खराब हो जाएगा। मैंने कहा मेरी रिस्पॉन्सिबिलिटी है। कॉन्ट्रैक्टर ने बोला तो आपको रिम्बर्स करना पड़ेगा। मैंने कहा हाँ। तो एबनॉर्मल लॉस सर हम कभी भी कंसिडर नहीं करेंगे। एबनॉर्मल लॉस हम क्या करेंगे, कंसिडर नहीं करेंगे। लेकिन अगर एबनॉर्मल लॉस को कॉन्ट्रैक्ट क्या कर रहा था, रिम्बर्स कर रहा, तो उसे कंसिडर भी कर लेंगे, क्योंकि कॉन्ट्रैक्ट रिवेन्यू भी तो बढ़ जाएगी हमारी अकॉर्डिंगली। ठीक जी सर, एक प्यारी सी बात हो, आप कॉन्ट्रैक्टर हो, आप एक बिल्डिंग का कंस्ट्रक्शन कर रहे थे। ठीक है, जब आप बिल्डिंग का कंस्ट्रक्शन कर रहे थे तो आपके पास एक ट्रैक्टर था, लेकिन ये ट्रैक्टर सर आपने ड्यूरिंग कंस्ट्रक्शन यूज ही नहीं किया, ये खाली खड़ा रहा क्योंकि नीड ही नहीं पड़ी आपको इसकी ना।
तो क्या इसके ऊपर डेप्रिसिएशन लगेगा? बिल्कुल लगेगा, क्योंकि मैं आपको ये बात सिखाऊंगा AS10 के अंदर। सर AS10 ये कहता है कि अगर आपके पास असेट है तो आप उसके ऊपर क्या करेंगे? डेप्रिसिएशन चार्ज करेंगे, अगर वो रेडी टू यूज है, चाहे आपने एक्चुअली यूज किया हो या ना किया हो, ठीक। लेकिन क्या वो डेप्रिसिएशन आपकी डायरेक्ट कॉस्ट का पार्ट बनेगा? AS7 ने मना कर दिया, ठीक। देखिए क्या लिखता है, कॉन्ट्रैक्ट कॉस्ट डज नॉट इंक्लूड, 4 पॉइंट देखिए एक बार पहले, डेप्रिसिएशन ऑन आइडल मशीन ऑब्लिक असेट, ठीक है। ठीक है सर, कॉन्ट्रैक्ट कॉस्ट डज नॉट इंक्लूड एबनॉर्मल लॉस एक्सेप्ट विच इज रिम्बर्स्ड बाय द कॉन्ट्रैक्ट। तो मेरे साथ साथ बोलेंगे, कॉन्ट्रैक्ट कॉस्ट में क्या क्या आएगा? डायरेक्ट कॉस्ट आएगी, मटेरियल, लेबर, ओवरहेड, ठीक है। आपका एलोकेबल कॉस्ट आएगा, एट्रीब्यूटेबल कॉस्ट आएगा, बिल्कुल ठीक है। और थर्ड कौन सा आएगा सर? आपका अदर कॉस्ट आएगा, जिससे कॉन्ट्रैक्ट क्या करेगा? रिम्बर्स करेगा, ठीक है सर। आगे वो लिखता है सर कॉस्ट में नहीं आएगा आपका एडमिन एंड जनरल ओवरहेड, सेलिंग एंड डिस्ट्रीब्यूशन कॉस्ट, आपका सर एबनॉर्मल लॉस। हाँ, अगर मान लो कॉन्ट्रैक्ट रिम्बर्स कर रहा तो वो आ जाएगा। और सर उसका डेप्रिसिएशन, एक और क्या है सर? डेप्रिसिएशन ऑन आइडल मशीन, ठीक। चलिए, हाँ जी सर। सर एक बार ना आज की क्लास का रिवाइज करा दो सर। कॉन्ट्रैक्ट रिवेन्यू में क्या क्या आएगा? इनिशियल कॉन्ट्रैक्ट प्राइस, इंसेंटिव, वेरिएशन, क्लेम, एस्केलेशन क्लोज। चारों आइटम कब आएगी सर? चारों आइटम तब आएगी जब सर सर्टेनिटी ऑफ कलेक्शन एंड कंसिडरेशन, मतलब रिवेन्यू आ जाएगी। और साथ में सर क्या हो? अमाउंट रिलायबली आप मेजर कर पा रहे हो, ठीक। कॉन्ट्रैक्ट कॉस्ट में क्या क्या आएगा सर? डायरेक्ट कॉस्ट आएगी, एलोकेबल कॉस्ट आएगी और अदर कॉस्ट आएगी सर, अगर मान लो कॉन्ट्रैक्ट रिइंबर्स करता है, ठीक है। कॉस्ट में क्या क्या नहीं आएगा सर? आपका सेलिंग एंड डिस्ट्रीब्यूशन कॉस्ट नहीं आएगा, एबनॉर्मल लॉस नहीं आएगा, एक्सेप्ट इन केस सर जहां पे कॉन्ट्रैक्ट रिइंबर्स करता है, सेलिंग एंड डिस्ट्रीब्यूशन कॉस्ट नहीं आएगा सर, और आपका डेप्रिसिएशन ऑन आइडल मशीन नहीं आएगा, ठीक। चलिए, अब मैं आपको एक प्यारा सा एग्जाम्पल कराऊंगा, और एग्जाम्पल में कुछ बातें हम बारीकी से सीखेंगे। और जब मैं आपको एग्जाम्पल कराऊंगा तो मैं आपको लास्ट क्लास में जो मैंने आपको क्वेश्चन कराया था उसी तरह का क्वेश्चन होगा, और कुछ चीजें मैं आपको साथ साथ क्या करूंगा लास्ट क्लास से कोरिलेट करके एक्सप्लेन करूंगा, ठीक है जी सर। अपने 3 एग्जाम्पल हो गए थे, एग्जाम्पल नंबर 4 लिखेंगे। एग्जाम्पल 4, फ्रॉम द फॉलोइंग इंफॉर्मेशन। सर हम एक बात बोलें, मैंने कहा बोलो ना सर। आपका कहने का मतलब ये है ना कि डायरेक्ट कॉस्ट आएगी और इनमें से कोई भी डायरेक्ट कॉस्ट नहीं है, इसलिए इसे आप क्या करेंगे? डायरेक्ट कॉस्ट आएगी, लेकिन ये चारों की चारों कॉस्ट ऐसी हैं सर जो एक्सक्लूसिव कॉन्ट्रैक्ट के ऊपर नहीं है, इसलिए इसे हम कॉस्ट का पार्ट नहीं मानेंगे, बिल्कुल ठीक है। तो फिर ये बताओ ये कॉस्ट जाएंगी कहां पे? बेटा कॉन्ट्रैक्टर का ना ओवरऑल प्रॉफिट और लॉस बनता है, उसमें चार्ज हो जाएंगे एज ए इनडायरेक्ट एक्सपेंसेज। हम यहां पे सर कॉन्ट्रैक्टर का प्रॉफिट और लॉस नहीं निकाल रहे, हम बल्कि क्या निकाल रहे हैं सर? हम तो निकाल रहे हैं प्रॉफिट और लॉस ऑन कॉन्ट्रैक्ट, ठीक जी सर। आइए लिखेंगे एग्जाम्पल 3, ओ सॉरी एग्जाम्पल 4, फ्रॉम द फॉलोइंग इंफॉर्मेशन। From the following information, calculate profit minus loss for each years. Calculate profit of minus loss for each years. लिखेंगे particulars year 1, year 2, year 3. Cost incurred up to date 4 lakh, 7 lakh, 8 lakh, 10,000. Cost yet to be incurred
आपका 350, 1 लाख, बल्कि इसे 120 कर देते हैं, 120। इंसेंटिव अनसर्टेन, $50,000, escalation certain, 1 lakhs। लिखेंगे आगे। कॉन्ट्रैक्ट प्राइस ₹10 लाख। अगर सिंपल कॉन्ट्रैक्ट प्राइस लिखा है, इनिशियल कॉन्ट्रैक्ट प्राइस लिखा, तो दोनों का मतलब ये है, ये इनिशियल कॉन्ट्रैक्ट प्राइस है, ठीक है जी सर। आगे लिखेंगे नोट। cost incurred in year 2 include material costing, ₹40,000 actually used in year 3, actually used in year 3। जब भी मैं आपको कोई एग्जाम्पल लिखवाऊंगा, तो एग्जाम्पल लिखवाने के बाद ना हम लोग एक बार दोबारा से एग्जाम्पल पढ़ेंगे, ऐसे पढ़ेंगे जैसे हम एक क्वेश्चन पढ़ रहे हो, ठीक है, बिल्कुल बारीकी से पढ़ते हैं। फ्रॉम द फॉलोइंग इन्फॉर्मेशन कैलकुलेट प्रॉफिट ऑब्लिक लॉस फॉर ईच ईयर्स। आपको सर 3 साल का डेटा दे दिया, आपने हर साल का प्रॉफिट और लॉस निकालना, ठीक है। कॉस्ट इनकर्ड अप टू डेट दे दिया, कॉस्ट येट टू बी इनकर्ड दे दिया, ठीक है। इंसेंटिव अनसर्टेन है, ठीक। अगर इंसेंटिव है और अनसर्टेन है तो क्या हम उसे कॉन्ट्रैक्ट प्राइस का पार्ट मानेंगे? आंसर इज नो। एस्केलेशन सर्टेन दे दिया 1 लाख, क्या उसे कॉन्ट्रैक्ट प्राइस का पार्ट मानेंगे? बिल्कुल मानेंगे। कॉन्ट्रैक्ट प्राइस कितने से? 10 लाख से, ठीक। कॉस्ट इनकर्ड इन ईयर 2 इंक्लूड मटेरियल कॉस्टिंग 40,000। यहां पे सर वो ये कह रहा है कि जो ये आपकी कॉस्ट इनकर्ड है ना ईयर 2 की, इसमें 40,000 का मटेरियल ऐसा है जो कि ईयर 3 में जाके क्या हुआ? यूज हुआ है, ठीक है जी सर। सोल्यूशन, ठीक जी सर। देखिए अपने पास जो ये डेटा है ना, ये 3 साल का है, ठीक है जी सर। लेकिन प्रैक्टिकल लाइफ में क्या हुआ होगा? जैसे ईयर 1 कंप्लीट हुआ होगा, क्या हमें ईयर 2 और ईयर 3 के बारे में कुछ पता होगा? नहीं सर, सिर्फ एस्टिमेट पता होगा कि ईयर 2 और 3 में आगे चल के 350 की कॉस्ट का खर्चा और होना है, सिर्फ ये पता होगा। हाँ जी सर। इसका मतलब सर जो आपका एस्केलेशन है वो कब पता लगेगा? ईयर 2 पता लगेगा। तो ईयर 1 में सर नॉर्मली क्या होगा? पहले निकालेंगे परसेंटेज ऑफ कंप्लीशन, बिल्कुल ठीक है। फिर कॉन्ट्रैक्ट रिवेन्यू निकालेंगे, बिल्कुल ठीक है। और उसमें से कॉस्ट माइनस करके प्रॉफिट और लॉस निकालेंगे, ठीक। मतलब ये जो क्वेश्चन है ईयर 1 में हम ऐसे सोल्व करेंगे जैसे इससे पहले हमने क्वेश्चन सोल्व किए, ठीक है जी सर। आइए लिखेंगे सोल्यूशन। कैलकुलेशन ऑफ, एक रिक्वेस्ट हो रहा है आप लोगों से, इस क्वेश्चन को ना आप और मैं मिलके सोल्व करेंगे। मैं पहले लिखूंगा फिर आपने लिखना है, ठीक है। आपने आगे नहीं चलना, ठीक। और अगर कोई पॉइंट
मैं आपसे पूछता हूं तो आपने इसको रफ में लिखना है। आपकी कॉपी में लास्ट के 2-3 पेज आपके पास हैं, ठीक है। रफ एज ए यूज करना आपने, और वहां पे आपने वर्किंग करनी, ठीक। जब मैं कहूं तब कैलकुलेशन हो, प्रॉफिट माइनस लॉस ऑन कॉन्ट्रैक्ट ऑफ ईच ईयर। पर्टिकुलर्स ईयर 1, ईयर 2, ईयर 3। बेटा खूब मेहनत किया करो, ये एज ऐसी है, इसमें जितना आप मेहनत करोगे उतना ही सर आपका कैरियर निखरेगा और आपको लाइफ लॉन्ग के लिए अच्छी हैबिट बनेगी। पता बुरी हैबिट हमें कब पड़ती है? जब हम अच्छी हैबिट पे टाइम नहीं लगाते हैं। आप अगर डेली 10 से 12 घंटे पढ़ोगे ना, तो आपको पढ़ने की हैबिट बन जाएगी, और इससे अच्छी कोई हैबिट नहीं है। मोबाइल का आपकी लाइफ में कोई यूज नहीं है सिवाय आपको क्लास देखने का। हाँ, कभी कभी अगर आपको बात भी करनी है किसी से तो थोड़ी बहुत देर के लिए ना, और वो भी कब? अपने पूरे दिन का काम कंप्लीट करने के बाद। आपका रूटीन ऐसा होना चाहिए कि आपका जो पहला मॉर्निंग का स्लॉट है आप एडवांस काउंट से स्टार्ट करें, क्लास के बाद सर आप रिवाइज करें, फिर आप होमवर्क करें, ठीक है। और उसके बाद सर फिर थोड़ा सा ब्रेक ले, फिर दूसरा सब्जेक्ट उठाएं, फिर ब्रेक ले, फिर तीसरा सब्जेक्ट उठाएं, ठीक है। ऐसे करके आप 10 से 12 घंटे मिनिमम डेली बेस पे पढ़ेंगे। उसके बाद सर आपके पास खूब सारा टाइम बचेगा। सर बच जाएगा बेटा, बिल्कुल बचेगा टाइम। पता कब वेस्ट होता है? जब हम मॉर्निंग में ना, शुरू में मॉर्निंग में टाइम वेस्ट कर देते हैं और फिर पढ़ना स्टार्ट करते हैं, तो टाइम वेस्ट होता है। स्टार्टिंग की बेटा कुछ 4-5 क्लास से मैं आपको कुछ प्यारी प्यारी सी बातें बताऊंगा जो आपको रेगुलर बेस पे फॉलो करनी है, और एक टाइम के बाद अगर आप ये बातें फॉलो करेंगे तो आप देखना आपका अच्छे से रूटीन बन जाएगा। सीए का रिजल्ट बहुत अच्छा आता है उन बच्चों के लिए जो कंसिस्टेंसी फॉलो करते हैं, जो रेगुलर स्टडी करते हैं। बस आपने उसी को मेंटेन करना, और मैं आपको प्रॉमिस कर रहा हूं मैं आपको मेंटेन कराऊंगा वो चीज ना, ठीक जी सर। चलिए आगे बढ़े। जी सर बिल्कुल आगे बढ़ते हैं। पर्टिकुलर्स ईयर 1, ईयर 2, ईयर 3। स्टार्टिंग की कुछ क्लास से बेटा मैं आपको इस तरह की बातें बताऊंगा और आप इन चीजों को फॉलो करना स्टार्ट करते हैं, ठीक है जी सर। सबसे पहले क्या आएगा? कैलकुलेशन ऑफ परसेंटेज ऑफ कंप्लीशन। क्या फॉर्मूला है? कॉस्ट इनकर्ड अप टू डेट डिवाइड बाय टोटल एस्टिमेटेड कॉस्ट इनटू 100, ठीक। ईयर 1 में हमने कितनी कॉस्ट इनकर्ड की है सर? 4 लाख। सॉरी, थोड़ा सा नीचे लिख देते हैं इसको, 4 लाख। और आगे चल के कितनी कॉस्ट इनकर्ड करेंगे? 4 लाख प्लस 350 इंटू 100, 53.33%। सेकेंड, कैलकुलेट
कॉन्ट्रैक्ट रिवेन्यू। अब मैं आपको ना एक वर्ड और लिखवाना स्टार्ट करता हूं यहाँ पे ना, जो ये कॉन्ट्रैक्ट रिवेन्यू आएगी ये करंट ईयर की आएगी, आज तक की आएगी, सर ये आज तक की आएगी, ठीक है। तो हम यहाँ पे लिखेंगे कैलकुलेट कॉन्ट्रैक्ट रिवेन्यू अप टू डेट इक्वल टू कॉन्ट्रैक्ट प्राइस इनटू परसेंटेज ऑफ कंप्लीशन, ठीक है जी सर। बताइए पहले साल सर कॉन्ट्रैक्ट प्राइस कितने का रहेगा सर? 10 लाख का ही रहेगा, 53.33%। 33,300। थर्ड, हम अप टू डेट लिखते थे। आइए एक बार, मैंने आपको कहा था ना कि मैं आपको लास्ट क्लास में जो मैंने एग्जांपल करा रखे उससे भी फिर कोरिलेट कराऊंगा। सर कॉन्ट्रैक्ट रिवेन्यू हम क्या लिखते थे? सिर्फ लिख के छोड़ देते थे, अप टू डेट होता, हालांकि यहां से आइडिया आ जाता है कि अप टू डेट है, लेकिन अब हम उसको लिखना स्टार्ट कर देते हैं। कैलकुलेट कैलकुलेट वर्ड हटा दें क्योंकि कैलकुलेशन कर ही रहे हैं, कैलकुलेट वर्ड तो स्टेप के लिए ठीक है, ठीक। प्रॉफिट माइनस लॉस ऑन कॉन्ट्रैक्ट, कॉन्ट्रैक्ट रिवेन्यू अप टू डेट, ठीक जी सर। माइनस आएगा कॉस्ट इनकर्ड अप टू डेट, ₹4 लाख। प्रॉफिट माइनस लॉस ऑन कॉन्ट्रैक्ट अप टू डेट, प्रॉफिट माइनस लॉस ऑलरेडी रिकॉग्नाइज्ड ऑन कॉन्ट्रैक्ट, प्रॉफिट माइनस लॉस फॉर द ईयर। यहां तक क्वेश्चन अपना बिल्कुल नॉर्मल है, हालांकि क्वेश्चन बिल्कुल नॉर्मल ही है, बट हाँ एक दो चीजें हमने इस एग्जांपल में ऐड की है, ठीक। उनका इंपैक्ट सेकंड ईयर से आना स्टार्ट हो जाएगा। प्रॉफिट ऑब्लिक लॉस ऑन फॉर द ईयर लिख देते उठा, ऑन कॉन्ट्रैक्ट तो ऊपर आएगा ना। $1,33,300, ठीक जी सर। आइए अब टेक 1 मिनट, कंप्लीट 1 मिनट, और ईयर 2 में परसेंटेज ऑफ कंप्लीशन निकालेंगे। मैं आपको बता दूं यहां पे अब दो तरह के बच्चे हैं। एक बच्चा पूरी 1 मिनट के भी 1.5 मिनट तक प्रॉपर वर्किंग करके देखेगा और फिर ये देखेगा कि सर इसको कैसे कराएंगे। कुछ क्रांतिकारी वीर बच्चे क्या करेंगे, वीडियो को फॉरवर्ड कर देंगे, 1 मिनट बचा लेते हैं। बट मैं आपको बता दूं आप 1 मिनट तो बचा लोगे, लेकिन आप बहुत ज्यादा टाइम वेस्ट कर दोगे बाद में इसी कॉन्सेप्ट को समझने के लिए ना। एक बार आप अपनी साइड से देखो कि आपके माइंड में क्या चल रहा है, ठीक है। फिर मैं आपको एक एक पॉइंट बताऊंगा, क्योंकि यहाँ पे ना कहने के लिए तो सर एक तो आपका
एक ही पॉइंट दिख रहा है आपको कि 40,000 का जो स्टॉक है वो अगले साल के लिए यूज हो रहा है, ठीक है। लेकिन इसके और इम्पैक्ट कहाँ कहाँ कैसे कैसे हैं वो एक चर्चा का विषय है, ठीक है। चलिए टेक 1 मिनट और परसेंटेज ऑफ कंप्लीशन निकालिए ईयर 2 के लिए। आइए एक एक करके कुछ बातें डिस्कस करते हैं। यहां पे वो कह रहा है कि आपने ना ईयर 2 तक 7 लाख की कॉस्ट इनकर्ड की है, ठीक है। अब वो कह रहा है कि जो ईयर 2 में आपने कॉस्ट इनकर्ड की ना, उसमें 40,000 का मटेरियल ऐसा है जो कि आपने ईयर 3 में जाके यूज किया है। मेरी बात समझ ध्यान से ना, मैं एक कॉन्ट्रैक्टर हूं, ठीक है सर, ये मैं बिल्डिंग बना रहा हूं, ठीक है। अब मैं एक बिल्डिंग तो बना नहीं रहा हूं, मैं तो बड़ी सारी बिल्डिंग बना रहा हूँ, बिल्कुल ठीक है सर। तो मेरे पास कुछ मटेरियल पड़ा होगा, जब तक मैं इस असेट के ऊपर उस मटेरियल को यूज नहीं करूंगा तब तक वो क्या है, मेरी कॉस्ट का पार्ट नहीं माना जाएगा, क्योंकि वो तो मेरी असेट है ना, उसे मैंने अभी तक उस असेट के ऊपर जिसका मैं कंस्ट्रक्शन कर रहा हूं उसके ऊपर यूज ही नहीं किया, ठीक। तो यहां पे वो कह रहा है कि आपने क्या किया है, जो 7 लाख का अमाउंट कैलकुलेट किया ना इस एग्जांपल में, उसमें 40,000 की एक ऐसी मटेरियल इंक्लूड कर ली है जो कि उस साल यूज ही नहीं हुई है। इसका मतलब मेरी जो एक्चुअल कॉस्ट कितने से आएगी सर, 7 लाख माइनस आपका आएगा 40,000 से, ठीक जी सर। अब आपकी एक्चुअल कॉस्ट कितने से, 660 से, प्लस कॉस्ट येट टू बी इनकर्ड में कितने से आएगा। अब यहां पे कॉस्ट येट टू इनकर्ड जो दे रखी है अपने को 120 दे रखी है, क्या 120 आएगा कुछ और आएगा। कंप्यूटर जी, सॉरी कंप्यूटर जी कौन है, ये आपके भी यहाँ पे काम करता, ठीक है। जाओ बच्चे की कॉपियां चेक करो, रफ कॉपी में इन्होंने पता क्या कर रखा है, अपने रफ वाले पेज पे लिख रखा लास्ट में कि डिवाइड किससे कर रखा है इन्होंने, वो अमाउंट कैलकुलेट करके लेके आओ, ठीक है, जल्दी से लेके आओ। अब कंप्यूटर जी मेरे को डेटा दे रहे हैं, कंप्यूटर जी कह रहे हैं सर अराउंड 30% स्टूडेंट ऐसा है जो कह रहा है कि 120 की कॉस्ट आएगी येट टू बी इनकर्ड में, सेम अमाउंट आ जाएगा। अराउंड 30% स्टूडेंट कह रहे हैं कि सर ये 160 आ जाएगा, 40,000 और ऐड हो जाएगा इसके अंदर ना, जो मटेरियल आपने थर्ड ईयर में यूज करना है, बिल्कुल ठीक है। और कुछ स्टूडेंट कह रहे हैं, क्योंकि इस क्वेश्चन में अगर आप देखें तो एस्केलेशन क्लोज है 1 लाख का, और एस्केलेशन का मतलब होता है कि प्राइस रेंज में चेंज आ गया, और प्राइस रेंज में जब चेंज आता है तो उस केस में हम, क्योंकि प्राइस रेंज में चेंज आता है तो उस केस में क्या होगा, कॉस्ट बढ़ जाएगी, इसलिए हम लोग क्या करेंगे, कॉन्ट्रैक्ट प्राइस को बढ़ा देंगे। हाँ कॉन्ट्रैक्ट प्राइस में तो हम इसको इंक्लूड करेंगे साथ में सर, यहाँ पे जो आंसर आएगा आपका 220 आ जाएगा, 1 लाख हमने किसका ऐड कर दिया, एस्केलेशन क्लोज का। 40% स्टूडेंट का ये आंसर है। आइए अब मैं इन तीनों आंसर को एक एक करके डिस्कस करता हूं, रिवर्स साइड से चलते हैं। जिन बच्चों का आंसर 220 है उनका आंसर बिल्कुल गलत है। उन्होंने 220 निकाला कैसे, उन्होंने कहा सर 120 की कॉस्ट येट टू बी इनकर्ड में दे रखी है और 1 लाख का एस्केलेशन आ गया तो 220 आ जाएगा। और इवन कई स्टूडेंट तो पता क्या करते हैं, 7 लाख माइनस 40,000, 660 की एक्चुअली कॉस्ट आ गई और इसमें 1 लाख ऐड कर देते हैं, कहते जी एस्केलेशन से कॉस्ट भी तो बढ़ जाएगी। अब मैं आपको बोलूं कि बढ़ेगी या नहीं बढ़ेगी, ऐसे ओरली बोलूं तो आपको समझ में नहीं आएगा, मैं आपको एक एग्जांपल से समझाता हूं, ठीक है। आप कॉन्ट्रैक्टर, ठीक है, मैं हूं कॉन्ट्रैक्टी, ठीक।
आपका मेरा एग्रीमेंट हो रखा है कि ये प्राइस रेंज रहेगी, और अगर ये प्राइस रेंज चेंज होगी तो आप मेरे से क्या करोगे, प्राइस रेंज में चेंज होने की वजह से, एस्केलेशन की वजह से मेरे से ज्यादा पैसे ले लोगे, जो कि 1 लाख का अमाउंट आया, 1 लाख का अमाउंट आया, ठीक है, ये अमाउंट आप मेरे से चार्ज करोगे, ये सर्टेन है, मैंने भी हाँ बोल दी, ठीक। चलिए, अब नो डाउट जब मैं कॉन्ट्रैक्ट रिवेन्यू निकालूंगा, जब मैं कॉन्ट्रैक्ट प्राइस निकालूंगा, तो मैं इस 1 लाख को कंसिडर करूंगा, इसमें कोई दो राय नहीं है, आप भी एग्री हो, मैं भी एग्री, ठीक। लेकिन क्या ये 1 लाख यहां 660 के साथ ऐड होना चाहिए, या ये 1 लाख यहां ऐड होना चाहिए? मैं बता दूं ये कहीं भी ऐड नहीं होगा। क्यों सर? क्योंकि ये ऑलरेडी इंक्लूड हो चुका होगा। सर आपने कहा था कि अगर आप ऐसे ओरली बोल दोगे तो हम समझ में नहीं आएगा। बिल्कुल कहा था मैंने। फिर आपने सर ओरली क्यों बोला? मैंने ऐसे बोल दिया बेटा कि ये इंक्लूड नहीं होगा। क्यों नहीं होगा इसका मैं आपको रीजन देता हूं। क्योंकि ये ऑलरेडी इंक्लूड हो चुका होगा। कैसे इंक्लूड हो चुका होगा इसका मैं एग्जाम्पल देता हूँ। एक एग्जाम्पल में दोनों बात क्लियर हो जाएगी। देखिए, आपका और मेरा डिसाइड हुआ था कि अगर सीमेंट का प्राइस 430 से ज्यादा आता है, अगर सीमेंट का प्राइस 430 से ज्यादा आता है तो एस्केलेशन लग जाएगा। ठीक है जी सर। आप कौन हो? कॉन्ट्रैक्टर हो, एक सप्लायर के पास गए जिससे आप माल खरीदते हो, ठीक है, जिससे आप सीमेंट खरीदते हो। आप गए सप्लायर के पास कि भाई साहब ऐसे ऐसे सीमेंट चाहिए, सीमेंट का रेट क्या है? सप्लायर ने बोला सर सीमेंट का रेट ना 450 पर केजी है। तो आप सप्लायर को क्या बोलोगे? भाई साहब रेट तो 430 था। बोल सकते हो हाँ जी। सप्लायर कहेगा सर 430 था लेकिन अब 450 हो गया है। तो आप जो सीमेंट खरीदेंगे कितने खरीदेंगे? सर 450 खरीदेंगे। और मेरे को फोन क्या करोगे? सर प्राइस बढ़ गया है, अब आप मेरे को पैसे ज्यादा दोगे। मैंने कहा हाँ, कोई दो राय नहीं, ठीक। लेकिन जिससे आपने सीमेंट खरीदी होगी वो कितने खरीदी होगी? वो तो 450 पे खरीदी होगी। वो तो सर इसके अंदर ऑलरेडी अमाउंट आ चुका होगा, या आगे खरीदोगे तो इसके अंदर आ चुका होगा वो अमाउंट। बात समझिए ध्यान से। आप सप्लायर के पास गए कि भाई साहब सीमेंट दे दो, उसने कहा 450 का पर बैग है। आपने कहा 430 था पहले, तो उसने कहा 450 हो गया। आपने कहा पता है भाई साहब मैं एक बिल्डिंग बना रहा हूं और उस बिल्डिंग के अगेंस्ट मैंने कॉन्ट्रैक्ट कर रखा है, मैं ये पैसा ना किससे लूंगा? अपने बायर से लूंगा, कॉन्ट्रैक्ट से लूंगा, और तब मैं आपको पैसे दे दूंगा। वो कहेगा भाई साहब अगली दुकान पे चले जाओ। उसे क्या मतलब कि कॉन्ट्रैक्टर और कॉन्ट्रैक्टर के बीच में क्या एग्रीमेंट हो रखा हो? तो आज के रेट के हिसाब से क्या करेगा? सीमेंट बेचेगा और आपको खरीदनी पड़ेगी, क्योंकि आप महंगी सीमेंट खरीदोगे और आगे महंगी सीमेंट खरीदोगे, और महंगी सीमेंट आपने खरीद ली है, इसलिए आप एस्केलेशन की वजह से मेरे से पैसे लोगे, लेकिन कॉस्ट में वो अमाउंट ऑलरेडी आ चुका होगा। मैं इतनी बारीकी से आपको ना ये समझा रहा था, इसलिए समझा रहा था क्योंकि बच्चे पता क्या करते हैं, कॉन्सेप्ट के टाइम पे लगता है ठीक हो गया मामला ना, जैसे क्वेश्चन पे आते हैं कहते हैं यार ये 1 लाख क्यों नहीं आया। और कई बार ये क्वेरी पता कब आती है? बैच खत्म होने के बाद, जब बच्चा रिवाइज करता तब जाके क्वेरी आती है। लेकिन आप टेंशन मतलब बेटा, जो बैच खत्म होने के बाद क्वेरी आएंगे ना आपकी, वो क्वेरी मैं साथ साथ कवर करता चलूंगा। एग्जाम में एक बार क्वेश्चन आया, कॉस्ट 100, कॉन्ट्रैक्ट प्राइस 120, एस्केलेशन क्लोज इंक्रीज कॉन्ट्रैक्ट बाई 5%। तो आंसर पता क्या आएगा? 120 कॉन्ट्रैक्ट प्राइस प्लस 5% 126 माइनस 100 आएगा, क्योंकि 100 की कॉस्ट में वो आ चुका होगा ऑलरेडी ना। और यहां कई बच्चे पता क्या गलती करके आए थे एग्जाम में? 126 माइनस 105। कैसे सर? मैं कहता हूं कॉस्ट इनकर्ड, एक्चुअल कॉस्ट इनकर्ड 100, ओरिजिनल इनिशियल कॉन्ट्रैक्ट प्राइस 120, एस्केलेशन बाई 5%। तो 5% का अगर एस्केलेशन कितने से आएगा? 126 से आ गया। लेकिन सर ये तो ऑलरेडी क्या होगा? बड़ी हुई कॉस्ट पे। इसलिए मेरे प्यारे प्यारे बच्चों प्लीज ध्यान देना, यहाँ पे जो आपका आंसर आएगा ना सर, वो 220 ऐड नहीं करेंगे और ना ही सर 760। ठीक, अब अगला क्वेश्चन हो गया नहीं क्लियर? हाँ सर हो गया, क्योंकि हम मार्केट से रियल में बड़ी कॉस्ट पे सामान खरीदेंगे, इसलिए हमें एस्केलेशन मिला। और अगर आप देखेंगे तो फॉर्मूले के अंदर भी कहां पे लिखा है, यहाँ पे एस्केलेशन आएगा, एक्चुअल कॉस्ट आएगी, और एक्चुअल कॉस्ट बढ़ के आएगी, इसी वजह से एस्केलेशन के पैसे मिल जाएंगे आपको। चले जी सर। अच्छा सर 40,000 का क्या होगा फिर? ये ईयर 3 में यूज हुआ है, तो क्या हम ये मान के नहीं चलेंगे कि इस 120 में ये आ गया होगा, या हमें ऐड करना पड़ेगा? तो मेरी बात सुनिए, एस्टिमेट जो है कॉस्ट येट टू बी इनकर्ड, इसका मतलब क्या है कि ये कॉस्ट आगे चल के इनकर्ड होगी।
तो जब ये इनकर्ड होगी तो इसमें जो 40,000 का आगे चल के मटेरियल लगेगा वो तो हमने कंसिडर कर लिया होगा। हाँ, अगर क्वेश्चन स्पेशली कह दे कि इसमें इंक्लूड नहीं किया, ये इसमें कंसिडर नहीं किया तो अलग बात है, अदरवाइज हम क्या करेंगे सर, उसे भी कंसिडर नहीं करेंगे क्योंकि वो ऑलरेडी कंसिडर कर रखा होगा। ठीक, चलिए हाँ जी सर। तो यहाँ पे मैं आपको बता देता हूँ, बच्चे दो गलती करते हैं, या तो वो क्या करते हैं साहब 7 लाख माइनस 40,000 प्लस 1 लाख कर देते हैं, नहीं आएगा। या फिर वो क्या करते हैं 120 में 1 लाख ऐड कर देते हैं, नहीं आएगा क्योंकि एस्केलेशन कॉस्ट में ऑलरेडी आ चुका होता है। सेकंड बात, जो मटेरियल सर आगे चल के लगेगा उसे हमने येट टू इनकर्ड में कंसिडर कर लिया होगा। ठीक, चलिए तो यहां पे आएगा 120। $84.62%। चलिए जी सर, कॉन्ट्रैक्ट प्राइस 11 लाख आ जाएगा, इसमें कोई बुराई नहीं है कि 1 लाख से आपका एस्केलेशन बढ़ गया। सॉरी, परसेंटेज कितना है 84.62%। 9,30,000 820, ये आपकी रेवेन्यू आ गई अप टू डेट। पोस्ट आपकी 660 आएगी। $270,820। $137,520। चलिए आगे बढ़े जी सर, बिल्कुल आगे बढ़ते हैं सर। यहाँ पे आपका 100% काम हो चुका है, आपकी अपनी मर्जी, आप चाहो तो 810 डिवाइड बाई 810 कर सकते हो या डायरेक्ट लिख सकते हो 100%। चलो सर आज के एग्जाम्पल में और लिख देते हैं। ओ सर रुकिए, मैंने कहा क्या हुआ सर, जो 40,000 का मटेरियल है वो थर्ड ईयर में यूज हुआ है, तो क्या आप उसे ऐड नहीं करेंगे? बेटा वो ऑलरेडी ऐड होगा, आप ऐसे समझिए, ये बिल्डिंग है, ठीक है जी सर, उसमें ये मटेरियल यूज होना है। सेकेंड ईयर में मैंने क्या किया, उसे खरीद तो रखा था बट यूज नहीं किया, मैं कॉन्ट्रैक्टर बन जाता हूं, ठीक है, तो मेरी कॉस्ट में नहीं आएगा। अब थर्ड ईयर में सर मैंने उसे लगा दिया, तो मैं टोटल कॉस्ट जब कंसिडर करूंगा तो उसमें तो ऑलरेडी आ रहा होगा ना। हाँ, क्वेश्चन अगर स्पेसिफाई कर दे इसमें उसको कंसिडर नहीं कर रखा तो अलग बात है, अदरवाइज प्राइमा फेसी देखिए साहब आप, ये 40,000 का जो मटेरियल है कब यूज हुआ होगा थर्ड ईयर में, और यहां पे लिखा कॉस्ट इनकर्ड अप टू डेट, तो क्या इसमें ऐड नहीं करेंगे? नहीं ऐड करेंगे, क्यों? क्योंकि यहां पे सर अप टू डेट कॉस्ट इनकर्ड है, इसमें ऑलरेडी आ चुका होगा। चलें जी सर, अभी तो बड़े सारे झटके लगेंगे, इसमें एक झटका और है इस क्वेश्चन में। चलिए जी, कॉन्ट्रैक्ट रिवेन्यू कितना आएगा थर्ड ईयर में, 10 लाख या 11 लाख? सोचिए आराम से ना, क्योंकि जो एस्केलेशन है वो ईयर 2 में है। थर्ड ईयर में कॉन्ट्रैक्ट रिवेन्यू कितना आएगा? $10 लाख या 11 लाख? आइए कंप्यूटर जी बताइए, बच्चे क्या आंसर दे रहे हैं। कंप्यूटर जी ने हमें बताया कि सर 50% बच्चे कह रहे हैं 10 लाख और 50% बच्चे कह रहे हैं 11 लाख। 50% बच्चे क्या कह रहे हैं 10 लाख और 50% बच्चे क्या कह रहे हैं 11 लाख। चलिए जी, अब मैं एक एग्जांपल लूंगा और उस एग्जांपल के थ्रू सर इस कॉन्सेप्ट को डेवलप करूंगा कि 10 लाख आंसर आएगा 11 लाख आंसर आएगा, ठीक है सर।
हम क्या करते थे, दूध वाले से दूध परचेज करते थे और उसका हिसाब किताब क्वार्टरली करते थे। अप्रैल मई जून का हिसाब किताब कब करते थे, 30 जून को करते। ठीक है, पूरी स्टोरी आराम से सुनना। और डेली हम 100 रुपीज का दूध खरीदते थे। मई में हम एक दिन दूध नहीं खरीदते थे, 30 दिन ही मान के चलते मई में। ठीक है, और जून में 30 डेज। ठीक, तो बताइए अप्रैल में जो दूध का बिल आएगा कितने से आएगा सर, 100 पर डे है, बल्कि ऐसा लिख लो सर, आप न लिखो बेटा, 3000 आ गया। मई में 3000 आ गया। 31st डे मान लो, एक मिनट के लिए 30 डेज ही। ठीक है जी सर, एक दिन की छुट्टी कर दी हमने, पहले ही डिसाइडेड था। जून में 30 डेज है। अच्छा, हमने क्या किया, मई में ना 400 की आइसक्रीम खरीदी और दूध वाले को बोल दिया कि हम लास्ट में हिसाब किताब कर देंगे। ठीक है, तो सर 400 की हमने क्या किया, मई में आइसक्रीम खरीदी। तो मेरा आप लोगों से क्वेश्चन ये है कि जो आप दूध वाले को पेमेंट करेंगे 30 जून को, कितनी पेमेंट करेंगे? क्या 9000 की पेमेंट करेंगे 30 जून को, या 9400 की पेमेंट करेंगे? बोलिए जल्दी से, क्या आप 9000 की पेमेंट करेंगे 9400 की? आपको आंसर मिल गया होगा। जिन बच्चों को ये लगता है कि सेकंड ईयर में एस्केलेशन था तो हमें सिर्फ सेकंड ईयर में पेमेंट करनी है, नहीं साहब, एस्केलेशन का मतलब ये हो गया कि अब आपको जो कॉन्ट्रैक्ट है कॉन्ट्रैक्टी से, उसके अगेंस्ट टोटल 11 लाख रुपीज लेने हैं। अब दूध वाला आपको कह रहा है भाई साहब मेरी पेमेंट करो, आप कह रहे 9000 ले लो। उसने कहा आइसक्रीम खरीदी, आप कहोगे मई में खरीदी थी। भैया मई में खरीदी थी तो पैसे तो अभी भी देने हैं। अगर आपने आइसक्रीम मई में खरीदी थी तो पैसे तो आपको क्या करना पड़ेगा? आवाज नहीं आई बेटा? हाँ मेरे को पता, रिकॉर्डेड मोड में है तो आप भी बोलो ना। आपको क्या करना पड़ेगा साहब, पैसे तो देने पड़ेंगे। ऑन द सेम ट्यूनिंग, अगर आप कॉन्ट्रैक्टर हो, आप कॉन्ट्रैक्टर बनिए कॉन्ट्रैक्टर बन गए। हाँ जी सर, मैं आपको कह रहा हूं कि जी सेकंड ईयर में ना 1 लाख एस्केलेशन था, अब नहीं थर्ड ईयर आ गया, आपको अल्टीमेट कॉन्ट्रैक्ट प्राइस तो बढ़ गया, इसलिए आंसर कितना आएगा 11 लाख। एक बार अगर सर कॉन्ट्रैक्ट प्राइस अपडेट होता है तो फिर वो सर क्यूमुलेटिव होता है, लास्ट तक जाएगा सर वो अमाउंट पे। ठीक जी सर, अगर आपको कोई भी कंफ्यूजन हो तो ये एग्जांपल बेस्ट एग्जांपल है कि इररिस्पेक्टिव हो कि हमने मई में अगर आइसक्रीम खरीदी है तो भी हमें क्या करना पड़ेगा, जून के अंदर सर उसकी पेमेंट करनी पड़ेगी। ठीक है, चलिए जी, तो यहाँ पे 11 लाख इंटू 100%, 11 लाख 810। चले जी सर, बिल्कुल चलते हैं। और ये आएगा सर आपका 11 लाख माइनस 810, 290। ऑलरेडी प्रॉफिट सर अपना 270820 बुक हो चुका है, 19180। अच्छा एक बात पूछूं आप लोगों से, बिल्कुल सिंपल सा एग्जांपल, इसी एग्जांपल में ओवरऑल आप कॉन्ट्रैक्टर हो, कॉन्ट्रैक्टर से कितने पैसे चार्ज करो? ओवरऑल सर 11 लाख चार्ज करेंगे, बिल्कुल ठीक है। और आपने कॉन्ट्रैक्ट पे ओवरऑल कितनी कॉस्ट इनकर्ड की है? सर 810 इनकर्ड की है, तो 290 का आपका टोटल प्रॉफिट आ जाएगा। यहां चेक कर लेते हैं, 1,300, 137,520, 19180, 290 आ गया। चलिए जी सर, चलिए सर एक बार इस क्वेश्चन को रिपीट कर दो, मैं बिल्कुल रिपीट करूंगा। देखिए हमें इस क्वेश्चन में सर दो इंफॉर्मेशन नई दी हुई है, एक एस्केलेशन की और एक मटेरियल जो है सेकंड ईयर में सर यूज नहीं होता, उसे कोस्ट का पार्ट मान लिया है। तो क्या क्या इंपैक्ट आएगा?
सर सेकंड ईयर में जो मटेरियल आपने यूज ही नहीं किया आप उसे कॉस्ट में से माइनस कर देंगे और उसका कहीं और इंपैक्ट नहीं आएगा, क्योंकि एस्टिमेट कॉस्ट में सर उसे ऑलरेडी कंसिडर कर लिया होगा। ठीक, सेकंड बात, क्या कॉस्ट में एस्केलेशन का कोई लेना देना है? बिल्कुल भी नहीं। क्यों? क्योंकि सर जो कॉस्ट है ना वो तो बड़ी हुई कॉस्ट आई होगी। ठीक, उसमें एस्केलेशन की वजह से जो कॉस्ट पे इंपैक्ट है वो ऑलरेडी इंक्लूड होगा। ठीक है, और जो एस्केलेशन है सर, जो क्या है एस्केलेशन है सर, वो कहाँ आएगा? सर एस्केलेशन कॉन्ट्रैक्ट प्राइस में ऐड हो जाएगा, क्योंकि वो सर्टेन है इस क्वेश्चन में। हाँ, इंसेंटिव भी था बट वो अनसर्टेन था। सर अगर मान लो 1 मिनट के लिए इस क्वेश्चन में इंसेंटिव सर्टेन होता तो फर्स्ट ईयर में कॉन्ट्रैक्ट प्राइस आपका 1050 होता, सेकंड ईयर में 1150 होता, थर्ड ईयर में भी 1150 होता, क्योंकि वो क्यूमुलेटिव अमाउंट में आता था। ठीक जी सर, गलती कहाँ कहाँ होती है? एक तो बच्चा एस्केलेशन को कॉस्ट का पार्ट मान लेता है, जो कि ऑलरेडी सर उसमें कंसिडर कर रखा होगा। ठीक है, सेकंड गलती कहां पे होती है सर? थर्ड ईयर में जब वो कॉस्ट निकालता है तो जो मटेरियल यूज हुआ है उसे अलग से ऐड कर देता है, जबकि वो ऑलरेडी उसमें इंक्लूड होता है। हाँ, अगर क्वेश्चन स्पेसिफाई करे इंक्लूड नहीं तो अलग बात है। ठीक, थर्ड बात सर, अगर एक बार कॉन्ट्रैक्ट प्राइस आपका चेंज हो गया तो क्यूमुलेटिव चेंज होता है, इररिस्पेक्टिव ऑफ किस ईयर में चेंज हुआ है। जिस भी ईयर में चेंज होगा उसके बाद सर आपके टोटल कॉन्ट्रैक्ट प्राइस का वो पार्ट। ठीक जी सर, आइए अब एक प्यारा सा क्वेश्चन करते हैं और फिर देखते हैं कि ये लास्ट क्वेश्चन होगा या एक क्वेश्चन और कराऊंगा आपको। बहुत ही प्यारा क्वेश्चन है, क्वेश्चन नंबर 4 पढ़ेंगे। ये एग्जाम में आपका 5 मार्क्स का क्वेश्चन आएगा। जनरली AS7 से 5 मार्क्स का क्वेश्चन आता है। पढ़िए जल्दी से क्वेश्चन 4। सर हमें एक बात तो पता, मैंने कहा क्या हम तसल्ली से खुद क्वेश्चन पढ़ेंगे और 1-2 मिनट हमें दे दो प्लीज, हम ना रफ में इसकी वर्किंग करेंगे। सर प्लीज आपसे रिक्वेस्ट है, रिक्वेस्ट की बात ही नहीं, मैं खुद ही दे रहा हूँ 1-2 मिनट। और हमें पता सर आप चाहो तो वीडियो में कट ले सकते हैं, लेकिन आप वीडियो में कट नहीं लेंगे। आप हमें ऐसे फील कराएंगे जैसे आप और हम सामने बैठे हैं, और अगर हम क्लास में बैठे होते सर आप हमें पढ़ने का टाइम देते और हम रफ में इसकी वर्किंग करते। ठीक है जी, पढ़िए जल्दी से क्वेश्चन। टेक 90 सेकंड फ्रॉम हियर। आइए मिलकर क्वेश्चन पढ़ते हैं। SC प्राइवेट लिमिटेड has undertaken a bridge construction contract in respect of which details has been given below। ठीक है, इनिशियल अमाउंट ऑफ रिवेन्यू कितने से? 9000 करोड़ से। ठीक है, इनिशियल एस्टिमेट ऑफ कॉन्ट्रैक्ट कॉस्ट कितने से? 8000 से। मतलब जिस दिन कॉन्ट्रैक्ट साइन हुआ ना उस दिन सर आपका रिवेन्यू का अमाउंट 9000 था और कॉस्ट का अमाउंट 8000 था। ठीक है जी सर। कॉन्ट्रैक्ट ड्यूरेशन सर 3 ईयर है, अमाउंट इन करोड़ दे दिया। ठीक, एस्टिमेटेड कॉन्ट्रैक्ट कॉस्ट 8050 फर्स्ट ईयर में एस्टिमेट ये है। ठीक है, इंक्रीज इन कॉन्ट्रैक्ट रिवेन्यू, अगर सर क्वेश्चन में ये लिख रखा इंक्रीज इन कॉन्ट्रैक्ट रिवेन्यू और हमें नहीं बता रखा सर्टेन है अनसर्टेन है, जनरली हम सर्टेन मान लेते। ठीक है जी सर। एस्टिमेटेड एडिशनल कॉन्ट्रैक्ट कॉस्ट 150, ये देखिए सर यहां पे एस्टिमेट था 8050 का फर्स्ट ईयर के एंड में। ठीक है, अब यहां सर क्वेश्चन का ना थोड़ा स्ट्रक्चर चेंज कर दिया उसने ना,
इनिशियल कॉन्ट्रैक्ट रिवेन्यू कितने से था, 9000 से था, 200 से बढ़ गया तो 9200 कॉन्ट्रैक्ट रिवेन्यू हो गया। ठीक है, एस्टिमेट था कि सर 8050 कॉस्ट आएगी, लेकिन अब सर 150 से कॉस्ट बढ़ गई है, तो कितने से आएगा, 8200 से। ठीक है, थर्ड ईयर में सर एस्टिमेटेड कॉस्ट की जगह एक्चुअल कॉस्ट आ जाएगी, क्योंकि आगे तो कुछ कॉस्ट इनकर्ड होनी नहीं। ठीक है जी सर, और थर्ड ईयर में अगर आप देखें तो कॉन्ट्रैक्ट प्राइस कितने से आएगा आपका, 9200 से, क्योंकि यहाँ पे सर कॉन्ट्रैक्ट प्राइस एक बार इंक्रीज हो चुका है, और अगर एक बार कॉन्ट्रैक्ट प्राइस इंक्रीज हो गया तो सर फिर वो आपका टोटल कॉन्ट्रैक्ट का पार्ट बन गया। ठीक जी सर। एट द एंड ऑफ द ईयर 2, cost incurred include 100 for standard material stored at the site to be used in the year 3 to complete the project। वो क्या कह रहा है साहब, सेकेंड ईयर के एंड में जो आपने कॉस्ट इनकर्ड की ना, ठीक है, उसमें 100 का क्या था साहब, स्टैंडर्ड मटेरियल स्टोर था साहब, जो कि आपने यूज किया कब, थर्ड ईयर में, टू कंप्लीट द प्रोजेक्ट। लाइन फिर से पढ़िए, एट द एंड ऑफ द ईयर 2 कॉस्ट इनकर्ड, इसकी बात कर रहा, ये जो आपने कॉस्ट इनकर्ड की है, इंक्लूड 100 फॉर स्टैंडर्ड मटेरियल स्टोर्ड एट द साइट टू बी यूज्ड इन द ईयर 3। इसको आपने क्या किया सर, 100 थर्ड ईयर में यूज किया, तो इसका इंपैक्ट सिर्फ और सिर्फ इसके ऊपर आएगा, 6068 के ऊपर, और कोई इंपैक्ट कहीं पर नहीं आएगा, क्योंकि एस्टिमेटेड कॉस्ट आपकी 8200 कंसिडर करनी। ठीक है, और नेक्स्ट ईयर में सर वो यूज हो चुका होगा, ठीक लिखा हुआ है, तो नेक्स्ट ईयर में जब वो यूज हुआ होगा तो इसका पार्ट वो बन गया होगा। You are required to calculate the profit oblique loss to be recognized in the profit and loss account at the end of the 3 year। सर थर्ड ईयर के एंड में नहीं, एट द एंड ऑफ 3 ईयर, अच्छा थर्ड ईयर के एंड में नहीं, हर साल के एंड में आपने क्या करना सर, प्रॉफिट और लॉस निकालना। ठीक जी सर, चलिए आपको मेरी स्पीड का तो आइडिया है ही, बिल्कुल सर। मैं सामने क्वेश्चन रख लेता हूँ और बार बार हम इस सीट पे नहीं आएंगे, अपनी वर्किंग सीट पे काम करते हैं। क्वेश्चन नंबर 4, क्वेश्चन 4, आपको मेरी स्पीड का आइडिया है ही सर, बिल्कुल आपकी स्पीड का आइडिया हमें, तो मेरे प्यारे प्यारे बच्चों जल्दी से स्टार्ट कर दीजिए सॉल्यूशन। आई होप कि आपने ईयर 1 तक कंप्लीट कर लिया होगा। ईयर 2 और 3 हम मिलकर करते हैं, बल्कि ईयर 1 में मैं आपको करा रहा हूं। हाँ जी, ईयर 1 में देखिए आपने कोर्स कितनी इनकर्ड की है, 2093, एस्टिमेटेड है 8050 का। अगर आप देखेंगे इनिशियली 8000 का था, ईयर 1 पे जो एस्टिमेट आपका 8050 का, बिल्कुल ठीक है सर। तो 2093 डिवाइड बाई 8050, 26% आ गया। कॉन्ट्रैक्ट प्राइस सर आपका फर्स्ट ईयर में 9000 का ही है,
2340 आ गया। तो 2340 माइनस 2093 247 247। आइए ईयर 2 में सर आपका अगर आप देखेंगे एस्टिमेटेड एडिशनल कॉस्ट आपका 150 से बढ़ गई, तो टोटल एस्टिमेटेड कॉस्ट 8200 होगी, ठीक है। 61 आपका 68 एक्चुअल कॉस्ट, जिसमें से 100 का मटेरियल आपने नेक्स्ट ईयर यूज किया है। बल्कि मैं एक काम करता हूँ, इसकी भी वर्किंग करके दिखा देता हूँ आपको ना। 8050 प्लस 150, ठीक जी सर। %74 आपका आएगा। अब 200 से रिवेन्यू बढ़ेगी, इंटू 74%, 6808 6808 माइनस आएगा 6068, क्योंकि ये अगर आप सोल्व करेंगे ना तो 6068 740। बेटा आज की क्लास में भी होमवर्क नहीं रहेगा, लेकिन अगली क्लास में होमवर्क पक्का आ जाएगा। तो आपने एक एग्जाम्पल या एक क्वेश्चन इनमें से जो ठीक लगे उसको सोल्व करके एक बार देख लेना है। 493 यहां पे अगर आप देखेंगे सर 100%, 9200 का 100%, नाइन्टी 200 माइनस आएगा सर आपका 8200, 1000 माइनस 740, 260। लिखेंगे जल्दी से ना। सर इस क्वेश्चन को एक बार रिवाइज करा दो बेटा। इस क्वेश्चन में फर्स्ट ईयर में कोई ऐसा पॉइंट नहीं है, लेकिन हाँ क्वेश्चन का स्ट्रक्चर ऐसे दे दिया कि अभी तक हम लोग क्या करते थे, कॉस्ट इनकर्ड अप टू डेट प्लस कॉस्ट ईयर टू बी इनकर्ड दोनों को ऐड करके डिवाइड करते थे, लेकिन यहाँ पर सर उसने टोटल एस्टिमेटेड कॉस्ट पहले ही दे दी, ठीक है। मतलब वो कैलकुलेशन हमें नहीं करनी पड़ी। सेकंड सर, सेकंड ईयर में 100 का मटेरियल थर्ड ईयर में यूज हुआ है, तो हम सेकंड ईयर की कॉस्ट में से उसे माइनस कर देंगे और थर्ड ईयर में सर ऑटोमेटिक इंक्लूड होगा, उसका और कहीं इंपैक्ट नहीं आएगा, ठीक। कॉन्ट्रैक्ट रिवेन्यू अगर एक बार बढ़ गया तो वो क्यूमुलेटिव का पार्ट बन जाएगा। चलिए जी एक बार आज की क्लास रिवाइज कर लेते हैं। आज बेटा मैंने आपको दो मेजर पॉइंट बताए हैं, एक आपका कॉन्ट्रैक्ट प्राइस कैसे कैलकुलेट होगा और एक आपका कॉन्ट्रैक्ट कॉस्ट कैसे कैलकुलेट होगी, ठीक है। मैं आपको नेक्स्ट या नेक्स्ट टू नेक्स्ट क्लास में आपको कॉपी कैसे मेंटेन करनी वो बताऊंगा, और नेक्स्ट क्लास के अंदर बेटा मैं आपको टारगेट दूंगा कि हमें एटलीस्ट इतने मार्क्स तो लेके आने ही आने हैं, ठीक है। और हम हर क्लास के बाद फिर जितने मार्क्स मैं बोलूंगा उतने पार टाइगर को बोला करेंगे, ठीक है। आपको काफी एनर्जी देगी वो चीज, ठीक। होमवर्क जब भी आप करें तो मेरे को आप व्हाट्सएप जरूर करें कि मैंने होमवर्क डन, अभी तक होमवर्क नहीं आया, ठीक। आइए कॉन्ट्रैक्ट रिवेन्यू में क्या आएगा, इनिशियल कॉन्ट्रैक्ट प्राइस आएगा, प्लस सर आपका क्लेम आएगा, प्लस आपका वेरिएशन आएगा, प्लस आपका इंसेंटिव आएगा, प्लस आपका सर क्या आएगा, एस्केलेशन आएगा, ठीक है। ये चारों लास्ट वाले हम कब रिकॉर्ड करेंगे, जब दो कंडीशन पूरी हो जाए। पहली रिवेन्यू रिकॉर्ड मतलब रिवेन्यू आपके पास आ जाएगी, मतलब सर्टेनिटी ऑफ कलेक्शन कंसिडरेशन हो, और सेकंड सर क्या हो सर अमाउंट का रिलायबली आप मेजर कर पाए, ठीक। कॉस्ट में क्या क्या आएगा सर, आपका डायरेक्ट कॉस्ट आएगा, मटेरियल लेबर ओवरहेड, एलोकेबल कॉस्ट आएगा, हालांकि डायरेक्ट कॉस्ट ही है, उसको सर दो या दो से ज्यादा कॉन्ट्रैक्ट पे एलोकेट किया जाता है। जितना एलोकेशन हमारे कॉन्ट्रैक्ट के हिस्से का हम अपने कॉन्ट्रैक्ट में ऐड कर लेते हैं, ठीक। उसके बाद क्या आएगा
सर अदर कॉस्ट आएगी जो कॉन्ट्रैक्टर रिम्बर्स करेगा। उसके बाद क्या आएगा सर, कॉस्ट में नहीं आएगा साहब, क्या क्या, एडमिन एंड जनरल ओवरहेड, सेलिंग एंड डिस्ट्रीब्यूशन कॉस्ट, एबनॉर्मल लॉस एक्सेप्ट इन केस सर जहां पे कॉन्ट्रैक्टर से रिम्बर्स करेगा, और सर डेप्रिसिएशन ऑन आइडल मशीन। ठीक, ये सारी कॉस्ट सर आपके कॉन्ट्रैक्ट के P&L में आ जाएगी, बट कॉन्ट्रैक्ट पे नहीं आएगी। ठीक, चलिए इसी के साथ आज की क्लास समाप्त करते हैं, मिलते हैं नेक्स्ट क्लास में। थैंक यू सो मच, ऑल द बेस्ट, गॉड ब्लेस यू।